हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। हम करने वाले हैं जी अपना जो टीयर 2 है CGL CHSL का, उसके मॉक्स, तो उसके सेक्शनल मॉक 3 के मैथ वाले पोर्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, मॉक का लेवल कैसा है वो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड पर बताऊंगा। और ये जो मॉक्स हैं ये प्रैक्टिस मॉक्स हैं, यानी कि आपने करना क्या है, पहले आपने मॉक देना है अपनी ऐप या वेबसाइट पर और उसके बाद उसके वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ये कर लो। जिन बच्चों को पता है ये चीज़ें कहाँ पर हैं तो वो वीडियो के इस पोर्शन को स्किप करके सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे जा सकते हैं। अगर कोई नया बच्चा है उसको मैं बता देता हूँ ये मॉक्स कहाँ पर होते हैं। भाई दो तरीके के मॉक्स हैं। एक तो आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सीखनी होती है, तो सिर्फ बताने से नहीं आती, तो मैं तसल्ली से ताकि आपको सिखा पाऊँ तो हम वीडियो मॉक्स होते हैं अपने पास, ताकि जो वीडियो है उसमें मैं आपके सामने मॉक को अटेम्प्ट करूं जैसे आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए वैसे, तो आप सीखो। ठीक है, दूसरे होते हैं प्रैक्टिस मॉक्स कि जो आपने अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सीख ली है उसको आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है भाई, तो ये मॉक्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। देखो, अपनी वेबसाइट है evencoachingcenter.com और अपनी ऐप है, दोनों के ऊपर आप दे सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, दोनों के ऊपर ये टैब मिलेगा लेटेस्ट मॉक टेस्ट का, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, फिर प्रैक्टिस मॉक्स टीयर 2 और यहाँ पर है वीडियो मॉक्स टीयर 2, ऐसे ही टीयर 1 के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आओगे व्यू कंटेंट तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये देखो, सिर्फ मैथ के 10 मॉक हैं, सिर्फ रीजनिंग के 10 मॉक है और यहाँ पर सेक्शनल मॉक है जिनमें मैथ और रीजनिंग दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो, और यहाँ से उसका वीडियो सोल्यूशन ओपन हो जाएगा। तो पहले मॉक देना है और उसके बाद उसको एनालाइज करना है कौन से क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया, और उसके बाद आपने वीडियो सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो उम्मीद है आपने ये काम किया होगा, मैं ये अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ कि आपने मॉक दिया है और उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी स्पीड रखूँगा। कुछ क्वेश्चंस का आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलता है, जैसे कि इसका, जो मुझे लगता है कि टेक्स्ट सॉल्यूशन से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा या फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन देना ईजी है। तो इस मॉक का जो लेवल है वो है भाई इजी। इससे पहले वाला मॉक जो था मैंने वो डिफ़िकल्ट साइड पे दिया था, आप लोगों को पता है। तो हम मिक्सचर रखेंगे, ये मत बोलना इसलिए तो इजी है, आपका एग्ज़ाम किसी भी तरीके का आ सकता है। ठीक है, इजी मॉडरेट, और हर एग्ज़ाम में ये चांसेस होते हैं कि आप ख़राब परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। जब इजी एग्ज़ाम है, आप ठीक ठाक फ्लो में निकल रहे हैं, हो सकता है आप वहाँ पर भी जल्दबाजी करें और कुछ सिली मिस्टेक्स कर दें। तो जब आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम चाहे इजी हो, मुश्किल हो, मॉडरेट हो, जैसे ही आपका फोकस और आपके माइंड की कामनेस वो हटेगी तभी आपसे गलती हो जाएगी, भले ही ईजी हो भले ही मुश्किल हो, सिली मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादातर सिली मिस्टेक ईजी क्वेश्चन में होती है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन हार्ड है तो अपना फोकस पूरा आपका ये रहता है कि भाई साहब ध्यान से करना पड़ेगा, अलर्ट रहते हो। ट्रैफिक में बोलते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो यही काम मॉक के अंदर है। तो मॉक चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, मुश्किल हो, उसी तल्लीनता उसी फोकस के साथ आपने देना है, पूरा फोकस रहना है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो आपका एग्जाम कैसा भी आ सकता है, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स मॉक आएंगे आपके एग्जाम तक। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आप पॉज करके देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 पॉज करके देख लो, ये भी इजी है, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इजी है, राउंड 1 में ही हो सकता है। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने का है, मार्क एंड रिव्यू करने का है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। क्या चांसेस है भाई? ये चांसेस हैं, एग्जामिनर ने ये बोला है इफ़ हिज पोस्ट रिव्यू स्कोर वर इंक्रीज, यहाँ पर उसने ये बताया है कि रिव्यू करने के बाद का, हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना भी पढ़ूँ जिसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ आपने मॉक दिया है और फिर सॉल्यूशन देख रहे हो, उसके बेस पे अपनी स्पीड रखूंगा। ठीक है, इफ हिज पोस्ट रिव्यू स्कोर वर इंक्रीज बाई 60%, यानी कि रिव्यू करने के बाद जो स्कोर था अगर वो 60% बढ़ जाए, तो यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या हो सकती है, आप ये कर सकते हो कि
रिव्यू से पहले वाला जो स्कोर था, हो सकता है उसी को आप 60% बढ़ा रहे हो और आपको ना मिल रहा हो ऑप्शन। ठीक है, तो जब कोई क्वेश्चन आपने एक बार किया, आपने गलत कर दिया, फिर आपको लगा यार ये तो ईजी था, मैं कर सकता हूँ, आपने 2 बार किया, फिर भी गलत हो गया, तो फिर आप क्या करोगे भाई साहब, मार्क एंड रिव्यू। बार बार उस लूप में नहीं फंसना है, इजी है लगा रहा हूँ उसी के ऊपर, समझ में आ गई? 2 बार कर लो, इजी है तो फर्स्ट टाइम में हो जाना चाहिए था अगर आपका फोकस है तो। मान लो अब दोबारा तो आप ऐसे करोगे ना कि भाई कहाँ पर गलती हो रही है, ध्यान से देखोगे, नहीं हुआ, मार्क एंड रिव्यू करो, लास्ट में देखेंगे। क्लियर? करते हैं। रोहन का स्कोर है भाई 25%। आफ्टर रिव्यू हिज स्कोर इज इंक्रीज बाई 20%। तो 20% बढ़ गया, 20% यानी कि 6/5 गुना हो गया, 120/100, तो 5×5=25, 30% हो गया। रिव्यू के बाद भाई का स्कोर हो गया जी 30%। यट ही फेल्स बाई 30 मार्क्स, यानी कि उसने 30% मार्क्स लिए हैं, मान लो यहाँ पर कहीं 100% होंगे, तो 30% तक ही पहुंचा, फिर भी जो पासिंग मार्क्स हैं उससे वो पीछे है, कितना? 30 मार्क्स पीछे भाई साहब। ठीक है जी। इफ हिज पोस्ट रिव्यू स्कोर, तो रिव्यू के बाद तो उसका स्कोर 30% हो गया था भाई, आफ्टर रिव्यू उसका स्कोर बढ़ गया था 20%, तो रिव्यू के बाद का ये स्कोर है। अगर इस रिव्यू के बाद के स्कोर को भी 60% बढ़ा दें, अगर बढ़ा दें, तो 60% बढ़ाने का मतलब है 160/100, यानी कि 8/5 गुना कर दें, तो यानी कि 48% कर दें। ठीक है जी, तो रिव्यू के बाद उसका स्कोर हो गया जी 48%। अगर उसका स्कोर इतना हो जाएगा, रिव्यू के बाद वाला स्कोर 60% बढ़ के, तो वो 6 मार्क्स से पास हो रहा है, यानी कि पासिंग मार्क्स से 6 ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30% और 48% में अगर हम परसेंटेज वाइज फ़र्क देखें तो 18% का है, और मार्क्स वाइज देखें तो 36 मार्क्स का है, यानी कि 1% इज इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंटेज कितनी है। अगर उसने पासिंग मार्क्स पूछे तो ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क्स का गैप है 30 का, तो इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर लो, मार्क्स पूछ रहे हैं ना, 1% 2 मार्क्स, 30% 60 मार्क्स, तो 60 और 30 90। अगर उसने परसेंटेज पूछी तो यहाँ तक कितनी परसेंटेज चाहिए, वो तो अपने पास है, इस मार्क्स को परसेंटेज में बदल लो, 2 मार्क्स से 1% बनती है, तो परसेंटेज आधी है, तो 30 मार्क्स से 15% बनेगी, तो 30 और 15 45%। क्लियर है भाई? या फिर यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से घटाना पड़ेगा, मैं जोड़ना प्रेफर करता हूँ, जोड़ना अपने माइंड पर इजी पड़ता है ना। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन जो भी कैलकुलेशन में इजी अलाउ करेगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर है दोस्त ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी है भाई, और बहुत ही रिपीटेटिव है। ठीक है, बहुत, एक बार ये सीजीएल मेंस में आया है, उसके बाद आपने कई बार कर लिया होगा, मैं भी कई बार करा चुका हूँ, बट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, अदरवाइज इजी ही है, आपको कर लेना चाहिए था। The probability of solving a specific question by 3 students X, Y and Z are these. The probability that the problem is solved. Probability की प्रॉब्लम सोल्व होएगी। तो देखो 3 स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रॉब्लम तब भी सोल्व मानी जाएगी जब कोई एक सोल्व कर दे, यानी कि सिर्फ X सोल्व कर दे और बाकी सोल्व ना करे, तो भी तो सोल्व मानी ही जाएगी। तो हो सकता है Y सोल्व कर दे, ये ना करें, हो सकता है Z सोल्व कर दे, ये ना करें, इस केस में ही प्रॉब्लम सोल्व मानी जाएगी। अगर 2 बंदे सोल्व कर देंगे, अब की बार जेड ने नहीं करी, अगली बार वाई ने नहीं करी, अगली बार एक्स ने नहीं करी, तो भी प्रॉब्लम सोल्व मानी जाएगी। दो जनों ने कर दी, मैंने एक सवाल दिया बच्चों को कि भाई सोल्व करना है तुम्हें, किसी एक ने भी सोल्व कर दिया तो माना जाएगा कि इन्होंने सोल्व कर दिया, प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। और ये भी हो सकता है कि भैया तीनों सोल्व कर दें, तो ये सारे केसेस हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो जब भी इतने सारे केसेस बने, तो मैक्सिमम टाइम इनसे जस्ट ऑपोजिट या फिर इनके अलावा वाला केस निकालना इजी होता है, कि कोई भी सोल्व ना करे, ये निकालना इजी है। आप इतने केस निकालोगे, इससे अच्छा क्या करो, ये निकाल लो कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो, कोई भी सोल्व ना करे। ठीक है, क्योंकि टोटल इतने ही केस हैं, टोटल यही केस हैं, या तो 0 सोल्व करेंगे, एक सोल्व करने वाले मैंने सारे केस ले लिए, एक सोल्व कर दे, 2 सोल्व करने वाले मैंने सारे केस ले लिए, 2 सोल्व कर दें, और 3 सोल्व करने वाला तो एक ही केस होगा, तीनों सोल्व कर दें, तो यही तो है सारे केस। तो कई कई जगह क्या होएगा, जो आपसे पूछा है उसके अलावा वाला निकालना इजी रहेगा। तो मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि भाई कोई भी सोल्व ना करे, किसी से भी सोल्व नहीं हुई,
ठीक है, तो ये इस बंदे के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो सोल्व ना करने की, दो में से एक बार सोल्व कर देता है तो एक बार नहीं करता। इस बंदे की सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, करने की है 3 में से एक बार सोल्व करेगा तो 3 में से 2 बार नहीं करेगा। ऐसे ही 4 में से एक बार सोल्व करता है, 3 बार नहीं करता है। ठीक है जी, तो 2 कट गया, 3 कट गया, 1/4। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और सभी केसेस की मिलाकर प्रोबेबिलिटी है 1। सारे केसेस की होती है 1। तो प्रॉब्लम के ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी सारे केसेस की मिलाकर आ जाएगी 1 - 1/4, यानी कि 3/4। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात। डिटेल में इसलिए बताया कि प्रोबेबिलिटी का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन भाई डुएबल है, आपको इजीली कर लेना चाहिए अगर मेरे थ्रू आप सिलेबस कर रहे हो तो। ठीक है, देखो नॉर्मल जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है उसके अलावा एक ही एक्स्ट्रा इसके अंदर इन्फो है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने एक तो आपको ये बता रखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस के 90% प्लस या फिर 80% प्लस क्वेश्चन में ये सिचुएशन यूज होती है, 2 30 60 90 की ट्रायंगल होती हैं। ठीक है, जहां पर भी 30 60 90 इन्वॉल्व हो गया, 30 60 90 की दो ट्रायंगल इन्वॉल्व होगी, और 80% प्लस क्वेश्चन में तो होंगी ही हाइट एंड डिस्टेंस में, वहां पर यह सिस्टम लगेगा कि दोनों ट्रायंगल की जो कॉमन साइड है उसकी लंबाई √3 है। जो ये देखो ये वाली साइड छोटी है ना, क्योंकि 60 वाला एंगल इसके पास बनेगा, इसकी लंबाई 1 यूनिट है, इसकी लंबाई 2 यूनिट है। ठीक है, ये बता रखा है आपको। अब देखना यहाँ पर भी वही बनेगा। ओके जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव लेक। तो ये मान लो ये लेक है, तो इससे 100 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ से एक बादल, ये एक बादल है, इस बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 डिग्री है। और इस बादल की जो छाया है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है भाई साहब, यही बताया होगा। ठीक है जी, अगर सर 30 60 90 ना दे तो फिर नॉर्मल साइड के रेशो वाला कंसेप्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडिशनल कंसेप्ट क्या है नॉर्मल हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा, कि भैया एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी आप शीशे में पानी में छाया देखोगे, तो जिस भी चीज़ में आप छाया देख रहे हो उससे वो जितना दूर ऑब्जेक्ट होएगा उस चीज़ से उतनी ही दूर उसकी छाया बनेगी। बेसिक सी बात है, शीशे से 1 मीटर दूर हो गए आप तो आपकी छाया भी 1 मीटर पीछे बनेगी शीशे के। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो यही कंसेप्ट में लगा दूं, देखो जी, तो ये जो कॉमन है 30 60 90 की दो ट्रायंगल है, 30 60 90 की जो कॉमन वाली है उसकी लंबाई हो गई √3। तो अब ये 30 के सामने, या फिर आप ये बोल सकते हो 60 डिग्री का एंगल तो पास ही बनेगा, इसकी लंबाई 1 यूनिट है और इस पूरे की लंबाई 3 यूनिट है भाई। ठीक है, ओके। अब इस पूरे की लंबाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और 1 4 यूनिट है, तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटो, लेक के ऊपर जितना डिस्टेंस उतना ही लेक के नीचे होएगा। ठीक है, तो लेक के नीचे अगर 2 यूनिट डिस्टेंस है, 3 और 1 4 को हाफ हाफ किया मैंने, तो ऊपर भी 2 होएगा। अगर ऊपर 2 यूनिट होएगा तो 1 यूनिट तो यहाँ पर है, 1 यूनिट ये रहा और 1 यूनिट ये रहा, तो यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 100 मीटर बता रखी है, इसकी लंबाई इसके बराबर होएगी। हाँ जी सर, तो 100 गुना है रियल चीज़ें रेशियो से। अब जो भी पूछा बता दो। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, तो लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट है 1 और 1 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 100, 2 यूनिट की 200। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, तो ये अगर आपने ये कंसेप्ट कर रखा जो कि हो रखा होना चाहिए एक बार सिलेबस अच्छे से होने के बाद, तो ये डूएबल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉज करके आप इजीली कर लोगे, ये भी डूएबल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और आपने एक और चीज़ करना है, ये भी डूएबल क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन के पीछे की मैं कहानी बताता हूँ। ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि x² + y² = इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। रिवाइज करवा देता हूँ कंसेप्ट, पहले भी रिवाइज करवाया है। देखो अपनी बेसिक आइडेंटिटी 3 तरह की है, और उन 3 तरह की आइडेंटिटी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, कि 2 का सम 1 है और इन 2 का डिफरेंस 1 है, इन 2 का डिफरेंस 1 है, बांट सकते हैं। sin² थीटा + cos² थीटा = 1, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे 1, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे 1। तो इस आइडेंटिटी के बेस पर ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि ए के साथ एक बार साइन दे देगा, a sin थीटा + b cos थीटा, फिर अब की बार a के साथ साइन दिया था तो अगली बार a के साथ कोस दे देगा, और b के साथ
बी के साथ साइन देगा। हम्म, ठीक है, ए के साथ साइन, यहाँ पर ए के साथ कोस, बी के साथ कोस, बी के साथ साइन, ऐसे पलट दिया। ठीक है जी, एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा, ताकि हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो 2ab एक बार प्लस का हो एक बार माइनस का हो, कट जाए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाली है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाली आइडेंटिटी। तो जब आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो इस तरफ है ए और बी, एक बार साइन के साथ एक बार कोस के साथ, और उस तरफ है एक बार वैल्यू एक्स है एक बार वाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर बनता है ये क्वेश्चन, सिचुएशन प्रूव होती है स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग से। तो क्या करेगा, सीकेंट और टेन को यूज करेगा, एक बार सीकेंट के साथ ए तो टेन के साथ बी, तो दोबारा फिर टेन के साथ ए सीकेंट के साथ बी। ठीक है, अब की बार दोनों प्लस देगा, क्यों, तभी तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो 2ab वाला टर्म खत्म होएगा। तो सर अब क्या करना है, अब देखो ऊपर वाले में देखो सीकेंट के साथ ए है, तो अगर आप ए स्क्वायर, सीकेंट के साथ ए है ना, तो सीकेंट के स्क्वायर में से ही तो टेन का स्क्वायर घटता है, तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, सीकेंट के साथ ए है तो इस वाली में एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर यहां पर सीकेंट के साथ बी है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने की टेक्निक बता दी, सेम चीज यहां पर होगी। अब वो करेगा क्या, अब वो ए और बी की जगह भी नंबर्स दे सकता है, यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल दे देगा या फिर यहाँ पर नंबर दे सकता है। तो ये क्वेश्चन एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बात रटने की नहीं है, बात है ये एग्जामिनर का फेवरेट है, तो हम क्यों छोड़े भाई मौके को, याद रखेंगे हम। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉज करके कर लोगे, जैसा आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिला है डिट्टो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिखो, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो और आप कर लोगे। ठीक है, और एक और बात, हो सकता है इस क्वेश्चन में मैं एक फैंसी वे निकाल कर आपको करवा दूं, यूनिट डिजिट देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, बट कुल मिलाकर ये बात है इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहां पर दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ाने की बजाय चुपचाप ऐसे लिख के जोड़ोगे, ओवरऑल आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे ही करने के होते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो तो भाई, ए बॉलर्स एवरेज रन्स पर विकेट क्या है, एवरेज रन्स पर विकेट, इसका मतलब है कि एक विकेट पर कितने रन देता है, कि एक विकेट पर कितने रन देने का क्या मतलब है, कि भैया जब भी इसने एक विकेट ली तो उतने में दूसरा बंदा 10 रन बना पाया, 20 रन बना पाया। मान लो मैंने 2 विकेट ले ली और 2 बंदे मैंने आउट कर दिए और उन दोनों बंदों ने 26 रन बनाए, तो कुल मिला के एक विकेट पर मैं 13 रन देता हूँ। इसको बोलते हैं कि एवरेज रन्स पर विकेट, मैं एक विकेट लेने में कितने रन दे देता हूँ सामने वाले को। क्लियर है, तो इसको मैं आपको ऐसे भी करवा सकता हूँ पर हेड वाले कंसेप्ट से, बट उससे अननेसेसरी आपके माइंड पर बर्डन पड़ेगा, सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ेंगे। इसको बिल्कुल बेसिक वे से करेंगे, सिर्फ ये चीज़ समझ के, ईजी रहेगा मामला। देखो, तो एक बॉलर की एवरेज रन्स पर विकेट यानी कि एक विकेट पर वो इतने रन दे देता है। ठीक है, इन हिज नेक्स्ट मैच उसने 5 विकेट ले लिए और 26 रन दिए। ठीक है जी, देर बाई, और यहाँ पर एक ये कैच है, देर बाई वो डिक्रीजेज की बजाय सिर्फ इम्प्रूव भी लिख सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप लोगों को लगेगा इम्प्रूव का मतलब बढ़ना है, नहीं, अगर मेरी बॉलिंग एवरेज बढ़ेगी यानी कि मैं कम रन दे रहा हूं। अच्छा बॉलर मैं कब हूं, जब मैं कम रन दूंगा, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एवरेज घटती है यानी कि इम्प्रूव हिज एवरेज। ठीक है जी, तो उसकी एवरेज घट गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं क्या करूंगा भाई साहब, टोटल रन्स को कंपेयर कर दूंगा, टोटल रन्स इज इक्वल टू टोटल रन्स, दैट्स इट, खत्म। उसने टोटल कितने रन खाए, टोटल रन क्या होता है कि भैया कितनी विकेट ली गुणा में जो एवरेज है वो क्या है। मान लो एक विकेट पर 10 रन देता है तो 5 विकेट ली तो 5 × 10 50 रन दिए। अब आप मेरी बात आराम से समझोगे, देखो मान लो उसकी एवरेज जो थी वो डब्ल्यू थी। ठीक है, ठीक है जी, तो 12.4 ए बॉलर्स एवरेज रन्स पर विकेट इज, अच्छा सॉरी डब्ल्यू नहीं, एवरेज तो उसने बता रखा है। मान लो उसने डब्ल्यू विकेट लिए तो हर विकेट पर उसने इतने रन दिए, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे,
12.4 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू विकेट लिए, हर विकेट पर इतने रन दिए, तो ये टोटल रन है पहले, ठीक है। और अगली इनिंग जब हुई तो उसने कितने रन खाए, तो उसने 26 रन और दे दिए, तो ये टोटल रन हो गए। पहले इतने रन दे चुका था क्योंकि डब्ल्यू विकेट उसने ली है, अब 26 रन और दे चुका है, ठीक है जी, ये टोटल रन हो गए। अब देखो, अब उसकी जो एवरेज है वो डब्ल्यू कितनी हो गई, वो घट गई है, ठीक है जी। और अब वो टोटल कितने विकेट ले चुका है, आप बोलोगे सर 5 विकेट और ले लिए, पहले डब्ल्यू विकेट लिए थे, तो विकेट हो गए W+5 और एवरेज हो गई 12। बात समझ में आई कि नहीं? टोटल रन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जितने लिए हैं, और एवरेज क्या है कि एक विकेट पर 10 रन दे देता है, 12 दे देता है, 15 दे देता है, मान लो 15 रन दे देता है, 4 विकेट ले ली, तो 15 चौके 60 रन है। अब भी नहीं समझ में आ रहा, पॉज करके एक बार सोचो, समझ आएगा, ठीक है भाई। इसको सिंपली देख लो, ये 12.4 डब्ल्यू है, ये 12 डब्ल्यू है, तो 12 डब्ल्यू को इधर लाऊंगा, तो 0.4 डब्ल्यू इज इक्वल टू 12×5 = 60, 60 में से ये घटाऊंगा तो 34, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 34/0.4। 4 के अंदर 2 बारी 2 होता है, तो 1 2 से गया 5 पर, 1 2 से गया 17 पर, 17×5 = 85। तो अगर आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को, या फिर मॉक के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को सोच कर रहे हो थोड़ा सा, कि भाई गलती ना हो जाए, काम लेकर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कितना भी आसान लगे, कुछ भी लगे, अगर आपको नीड फील हो रही है कि मैं थोड़ा सा स्लो करूं, तो करो। आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है कि ये वाला क्वेश्चन तो औरों ने तो उड़ा दिया होगा, और जैसे आर्यभट्ट बैठे हैं सारे, ठीक है। आपका दिमाग एफिशिएंट कब होता है, जब वो काम हो। एफिशिएंट मशीन के साथ ही करना है ना काम, इनएफिशिएंट मशीन के साथ तो हार जाओगे, ठीक है। तो जैसी आपको नीड फील होती है उस हिसाब से करो। आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मार्क एंड रिव्यू, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। देखो भाई, बहुत ही रिपीटेटिव कंसेप्ट है, बट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा होता है दोस्त कि मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। अगर दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं x डेज में या फिर x आवर्स में, ठीक है, तो बंदा ए जो है वो x से तो ज़्यादा ही दिन लेगा, दोनों मिलकर जितना टाइम ले रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही टाइम लेगा। तो मान लो ये ले रहा है x+a डेज, और ये ले रहा है x+b डेज काम को करने में। तो कुल मिला के ये प्रूव भी किया जा सकता है, बट आपको याद रखना है कि x = √ab, ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि ऑप्शन ना यूज कर पाए हम, याद रखना इसको, ठीक है दोस्त। करूँ अब मैं। टू पाइप्स एंड बी कैन फिल ए टैंक, पाइप ए वर्किंग अलोन टेक 18 आवर्स मोर टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप्स वर टुगेदर। तो कुल मिला के यही बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप मिलकर जितना भी टाइम ले रहे हैं, ए को 18 घंटे ज़्यादा लगते हैं भाई, और ये टाइम की बात हो रही है, ठीक है, और बी को 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर करें उससे, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू = 18 × 8 144 यानी कि 12। तो टंकी भरने में दोनों नलों का पूछा है, बी का पूछेगा तो 12 और 8 कर दोगे, ए का पूछेगा तो 12+18, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए था आपको ये कंसेप्ट पहले। नेक्स्ट, डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है, करें, ठीक है। ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि दो चीज़ों का कुछ रेशियो है, ठीक है, उनके अंदर कुछ चेंज किया तो उनका रेशियो बदल गया, उस कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड, जो पास हुए और जो फेल हुए उनका रेशियो है दोस्त 25:4, ठीक है जी। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, उसने क्या बोला है, अगर 5 और अपीयर हुए होते, ठीक है जी, एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस, और फेल 2 कम हुए होते, तो उसने किस किस के अंदर चेंज बताया, उसने एक तो फेल के अंदर बताया, एक अपीयर के अंदर बताया। ऐसे केस में पता है आपने क्या करना है, अपीयर्ड भी अलग से निकाल लो। देखो मैं पास से भी करवा सकता हूँ आपको, बट इससे ईजी पड़ेगा। अगर 25 बंदे पास हुए हैं, 4 बंदे फेल हुए हैं, तो 29 बंदे अपीयर हुए होंगे। उसने चेंज बताया है इसमें और इसमें, तो मैं इनके रेशो को यूज कर लूंगा। मैं क्यों करूँ पास और फेल का, कर सकता हूँ, बट क्यों करूँ, ये इजी रहेगा माइंड पर। आगे बढ़ते हैं। देन अर्लियर द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड, तो पास और फेल का रेशियो 22:3 हो जाता, अगर ये चेंज होता तो ठीक है। तो फिर अपीयर्ड निकाल लो, 22 और 3 25,
अपीयर्ड और फेल का ये हो जाता। तो उसने क्या क्या चेंज बताया है, उसने बताया है कि अगर 5 और ज़्यादा अपीयर होते, अगर अपीयर वाले में 5 जुड़ जाता और फेल वाले में 2 घट जाता इस रेशियो के बाद, तो फाइनल रेशियो ये हो जाता। तो वही वाला कंसेप्ट हो गया, पहले कर चुके हैं तो करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस 25 के 100, 29 दिए 87, 100 और 87 में फ़र्क है 13 का। तो 13 को 13 जो कि रेशियो में है उसको रियल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, तो 25 दूनी 50, तो ये है जी माइनस का 50 और 5 दिए 15, ये है 15। तो एक तो जो है 0 से 50 इधर है, एक 0 से 15 इधर है, सिर्फ डिफरेंस देखना है, साइन मैटर नहीं करता। तो 65 का फर्क है दोस्त। तो 13 की वैल्यू 65 है, 13 एकम 13, एक की वैल्यू 5 है। इनिशियल रेशियो मिलता है, इनका मल्टीप्लायर मिलता है, यहाँ पर रेशियो की वैल्यू 5 है। अब वो क्या पूछ रहा है देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, इनिशियली जो अपीयर हुए, तो इनिशियली अपीयर हुए हैं इतने, तो इसको 5 गुना कर दो, 145। आगे बढ़े, ये पॉज करके कर ही लोगे आप। तो एक बार इस कंसेप्ट को भी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो भाई, 3 तरीके की लाइन होती हैं, यहाँ पर मैंने तीनों केस ले लिए हैं। एक लाइन है येलो कलर की, एक लाइन है वाइट कलर की। या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी रहेंगी। ये तीन ही केस, ठीक है। व्हाइट लाइन की ये इक्वेशन है, येलो लाइन की ये इक्वेशन, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब उनका स्लोप सेम नहीं है ना भैया। स्लोप क्या होता है, ये ढलान सेम होएगा तो वो कभी काटेंगे नहीं, या फिर वो सेम ही लाइनें हैं। एक दूसरे के ऊपर पड़ी का क्या मतलब है, इसका मतलब लाइन ही सेम है भाई, ठीक है। तो स्लोप सेम में ये दो केस होते हैं। इस केस में स्लोप सेम नहीं है, और स्लोप को डिसाइड करता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, स्लोप को ये डिसाइड करते हैं। अगर स्लोप सेम नहीं है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम नहीं हो सकता। इस केस में ये होता है। और इसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर वो बोलेगा भैया एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब लाइनें पैरेलल हों, तो पैरेलल है तो यानी कि स्लोप सेम है दोस्त। तो स्लोप सेम है तो जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उनका रेशियो सेम होएगा, बराबर होएगा उनका रेशियो, ठीक है। स्लोप तो सेम है पर लाइनें तो सेम नहीं है, क्योंकि अगर तीसरा रेशियो भी बराबर हो गया तो इसका मतलब लाइन ही सेम है। फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, देखो मान लो एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने जस्ट क्या किया, इसका डबल इसका डबल, तो इसको आप 2 से काट ही सकते हो, एक ही लाइन है, बस उसको 2 या 3 से गुणा करके लिख दिया उसी इक्वेशन को। तो जब ये कोइंसिडेंटल हो यानी कि लाइन एक ही है, अगर लाइन एक ही है तो तीनों का रेशियो सेम होएगा, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई। कंसेप्ट रिवाइज हो गया, बढ़ जाऊँ आगे। ये देखो दोस्त, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल है भाई, बस वैसे ही बता रहा हूँ मैं, दिल किया मेरा इसलिए। फर्स्ट राउंड में ही कर लोगे अच्छे से पढ़ोगे तो, नहीं तो अगर सेकंड राउंड में भी कर लो बिना टाइम वेस्ट के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, 8 बजे बंदा घर से निकला, 45 की स्पीड से वो गया, और फिर वो 6 घंटे ऑफिस पर काम किया और फिर वापस आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2 काम हुए हैं, या तो वो अपनी गाड़ी या बाइक पर था, या ऑफिस में काम कर रहा था, या तो वो ट्रैवलिंग में था या काम कर रहा था, ठीक है। तो सुबह 8 बजे जाके शाम को 8 बजे आ गया, यानी कि 12 घंटे में उसने 2 काम किए हैं, एक तो ऑफिस का काम और एक ट्रैवलिंग। ऑफिस का काम किया उसने 6 घंटे, तो 6 घंटे काम किया, तो कुल मिलाकर उसने 6 घंटे ट्रैवल किया है, तो यानी कि जाने और आने में उसने 6 घंटे लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फैंसी तरीक़ों से भी कर सकते हैं बट नीड ही नहीं है, ठीक है। या तो आप चलो उससे मैं बता ही दूंगा आपको। टोटल डिस्टेंस को मान लो आप डी, उसके होम और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस डी। तो डी डिस्टेंस को उसने एक बार 45 की स्पीड से किया, और एक बार डी डिस्टेंस को उसने 30 की स्पीड से किया, तो ओवरऑल 6 घंटे लगते। अगर एग्जाम में आप सीधे जाके इस मेथड से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि डी यहाँ पर कॉमन होएगा, हाँ जी सर, दोनों में 1/45 1/30, ऐसे 30 और 45 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 45, और बटे में क्या रहेगा 45 इंटू 30। अगले ही स्टेप में आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है भाई, डी की वैल्यू निकाल लोगे।
15 पंजे 15 तिये 5 चिक्के 6 तिये 18 चिक्के 108। या फिर आप क्या कर सकते हो, बिकॉज उसने सेम डिस्टेंस किया है, वो गया भी उतने ही दूर, वो आया भी उतनी दूर। जब सेम डिस्टेंस उसने अलग अलग स्पीड पर किया है, ठीक है जी, एक बार 45 की स्पीड पर और एक बार 30 की स्पीड से, तो जो भी उसकी स्पीड का रेशियो होगा, इससे उल्टा उसके टाइम का रेशियो होगा। 15 3 45 15 दिन, हाँ जी सर, तो उसका टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3। यानी कि ये जो 6 घंटे उसको टोटल लगे हैं, उसका 2/5 यहाँ पर टाइम लगा है, 3/5 यहाँ पर टाइम लगा। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा है, अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे सर, देखो यहाँ का टाइम आ जाएगा तो यहाँ की स्पीड भी है, तो टाइम कितना है, 6 घंटे का 2/5, ठीक है, और स्पीड कितनी है 45, ऐसे कर लो। या फिर यहाँ से कर लो, 6 घंटे का 3/5 और स्पीड है 30, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया है, कोसेक। तो कोसेक के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कोट, और वो माइनस में होता है। यही क्वेश्चन वो साइन और कोस को यूज़ करके भी देता है एग्जामिनर। कैसे, कि ऐसे करेगा कि साइन स्क्वायर 5 दे देगा और फिर एंड में क्या दे देगा, एंड में दे देगा भैया साइन स्क्वायर 95, और ऐसे बढ़ता रहेगा 5 10 15। तो साइन स्क्वायर 95 का क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 5, साइन को कोस में बदलोगे 85 दे देगा। ठीक है, अगर साइन को कोस में बदलोगे तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, और अब की बार बीच में वो प्लस देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अगर सेम चीज़ वो कोसेक और कोट में यूज़ करना चाहेगा तो फिर माइनस करके देगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसने टेन क्यों दे दिया, उसने टेन इसलिए दे दिया ताकि आपको कन्वर्ट करना पड़े। तो टेन स्क्वायर 85 को यहाँ पर आप करोगे कोट, टेन को कोट में बदलोगे तो 90 में से घटाना पड़ेगा, तो ये कोट स्क्वायर 5। तो अब आप देखो कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कोट स्क्वायर 5, जो कि होता है 1। ऐसे क्वेश्चंस में बोलने को मैं ये भी बोल दूं, देखो ये ऐसे ऐसे हो गया उत्तर, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि आपकी ये एक सिली मिस्टेक आपके उत्तर को 8 से 9, 9 से 10 ऐसे बना सकती है, काम हो गया। ठीक, अब देखो, अब मैं देखूंगा भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमें इतना तो पता ही है ना कि दो दो के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 5 का इसके साथ जोड़ा बन जाएगा ऐसे, तो 5 से लेकर ये 45 तक आया है। ठीक है, तो 45 का जोड़ा किसके साथ बनेगा, 45 का जोड़ा 45 के साथ ही बनता है। तो जोड़ा ऐसे क्यों बनाना है, हमें 45 की वैल्यू पता होती है। तो इससे पहले होएगा कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री, तो कोसेक 40 का 50 के साथ बनेगा। जिनका भी सम 90 है, 5 और 85, जिनका भी सम 90 है उनका जोड़ा बन रहा है, तो इसका बनेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक के तो जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, इसको अलग से अब करने की जरूरत नहीं है कि कोट स्क्वायर 40 कोसेक स्क्वायर 40 माइनस कोट स्क्वायर 40 इज 1, तो दो के जोड़े बन के एक बना रहे हैं। तो 5 से लेकर 40 तक जोड़े बन रहे हैं। तो 5 का पहाड़ा देखो, टोटल कितने टर्म है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 8 40, 8 टर्म है। 8 टर्म यहाँ है, 8 टर्म यहाँ पर होंगे। ठीक है, आप एट द मैक्स क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि पहले वाले का जोड़ा है, हाँ जी है, आखिरी वाले का जोड़ा है, हाँ जी है, यानी कि बीच में सबके जोड़े हैं। 8 तो ये पेयर बन गए, तो ये जो 8 पेयर हैं ये वैल्यू कितनी दे देंगे, 8। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी बचता है इन क्वेश्चंस में, स्पेसिफिकली 45। क्लियर है, तो कोसेक स्क्वायर 45 ये एक्स्ट्रा बचा है, ये यहाँ पर प्लस का है। अगर वो इसको आगे माइनस का देता तो, अगर इस वाले में करके तो फिर ये घटता, वो कहीं पर भी दे सकता है इसको। ठीक है जी, यहाँ पर क्या था, वो माइनस में 10 स्क्वायर 45 दे सकता था, इसको यहाँ पर ना देके, है ना, तो इसलिए हम ध्यान से देखेंगे। तो जो एक्स्ट्रा है दैट इज कोसेक स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का उल्टा है, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करोगे 1/2 और उसका उल्टा यानी कि 2। ठीक है भैया, तो आंसर इज 10। आगे बढ़ जाए, मतलब अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है, ये नहीं कि मुश्किल आप कर ही नहीं पाओगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नाइस क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर डिविजिबल बाई 20 बट नॉट बाई 40। तो मैंने आपको एक चीज़ ऐसी बता रखी है कि वो यूनिवर्सल चीज़ है, ईजी है, कभी कोई गलती नहीं होगी, ईजिली आप समझ सकते हो। क्या बता रखी है कि
ये बोल रहा है कि जो भी इसके आप फैक्टर बनाओगे उसके अंदर 20 तो होना चाहिए, 20 से तो डिवाइड होना चाहिए, 40 से नहीं होना चाहिए। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मन ही मन में देखो, 4 5 20 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5, ये तो होना चाहिए। और वो बोल रहा है 8 5 40 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन उसने करके ही दे रखी है, 2 की पावर 3। तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, देखो वो ये बोल रहा है कि भैया दो एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए, लेकिन 2 3 बार नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक एक फैक्टर को पकड़ कि 2 2 बार तो होना चाहिए, 2 3 बार नहीं होना चाहिए। देखो अगर 2 की पावर 3 है ना, तो आप 2 को पता है कितनी बार, कितने तरीके से ले सकते हो फैक्टर बनाने के लिए, कितने तरीके से ले सकते हो। इसीलिए तो 3 की जगह 4 लिखते हैं। बट ये बोल रहा है कि 2 जो है 2 बार होना चाहिए, तो ये चॉइस अपने पास नहीं है। और 2 3 बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 अगर 3 बार हुआ तो फिर ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो सिर्फ अपने पास एक ही चॉइस है, और हम नंबर ऑफ चॉइस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि 2 को मैं 2 बार ले सकता हूँ, 3 बार नहीं ले सकता। एक ही तरीका है कि 2 को 2 बार ले लूँ, एक लिख दिया मैंने। ठीक, अब 3 का यहाँ पर कोई जिक्र है नहीं है सर, तो डायरेक्टली इसकी पावर में 1 जोड़ दो। जब नंबर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है तो पावर में 1 जोड़ते हैं, उतने तरीके से इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, वही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बेसिक आपको पता ही है। ठीक है, जो नंबर कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं है पावर में 1 जोड़ के लिख दो। ठीक है, तो 5 की पावर 2। अब देखो 5 एक बार होना चाहिए, इसके लिए 5 एक बार होना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है कई बच्चों को ये लगे कि सर यहाँ पर है 5 एक बार नहीं होना चाहिए। भैया दोस्त, बात ये है कि ये पूरा नंबर 40 नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैंने 2 को सिर्फ 2 बार यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात। 2 को मैंने 2 बार ही ले लिया, 3 बार मैंने नहीं लिया, तो 40 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 5 एटलीस्ट एक बार तो होना चाहिए, तो एक बार से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखो 5 की पावर 1 भी हो सकती है, 5 की पावर 2, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। ये दोनों केसेस आप ले सकते हो। तो कुल मिलाकर 6 इसका उत्तर है। ठीक है भाई, क्लियर है। ये मैंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है, तो हो सकता है प्रतीत हो रहा हो कि भैया ये तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट लेगा नहीं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो ये देखो भाई, ये मनी लेंडर क्लेम्स टू लैंड मनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर वो रुपए दे रहा है। हाउ एवर ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस, वो बोल रहा है कि वो ब्याज पहले ही ले लेता है। वैन ही लैंड्स ए सम ऑफ फॉर 1 ईयर, एट वट इंटरेस्ट रेट डज ही लैंड द मनी एक्चुअली। इसका मतलब क्या है, मान लो उस बंदे ने आपको 100 रुपये दिए 1 साल के लिए। फिर उसने बोला कि भैया ये मेरा प्रिंसिपल है और मेरा अमाउंट बन जाएगा 120 रुपये, 20% ब्याज है। ठीक है, तो एक्चुअल में ब्याज का प्रोसेस क्या होता है, 100 रुपये लो, 1 साल यूज करो, और भैया 120 रुपये दे दो, यही है। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है कि आपको बोलेगा देखो तुम 100 रुपये लोगे, ठीक है, तो तुम ये करो, 1 साल के बाद ब्याज दोगे, ब्याज मुझे अभी दे दो। तो ध्यान से देखना, उसने आपको 100 रुपये दिए, फिर उसने बोला ब्याज अभी दे दो, तो हुआ क्या, एक्चुअल में कितने रुपए दिए, 80 रुपये दे रहा है। यार ब्याज अभी दे दो, बाद में मेरे 100 लौटा देना। तो एक्चुअल में आपको 80 रुपये दे रहा है, और बाद में आप उसको 100 रुपये दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं बात। उसने आपको 100 रुपये दिए, तो उसने बोला 1 साल के बाद ब्याज दोगे, आज ही दे दो यार ब्याज, तो आपने तुरंत 20 उसको दे दिए, ले भाई। तो एक्चुअल में उसने आपको 80 रुपये दिए, फिर बाद में आप 120 नहीं दोगे, क्योंकि ब्याज तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो आप उसके जस्ट 100 लौटाओगे। तो एक्चुअल में आप 80 रुपये के बदले में 100 लौटा रहे हो, तो आपको 20 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है 80 पर, यानी कि 25%। इसके लिए रट मत लेना कुछ, ऐसे रटने की नीड नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आगे बढ़ूं, पॉज करके कर लो भाई। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेंड 10% मोर मार्क्स देन ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम रेशियोज को मर्ज करते हैं।
बी ऑब्टेंड 10% मोर मार्क्स देन ए, यानी कि इसको 10 मिले हैं तो इसको 11 मिले हैं, ये इनका रेशियो है। ए ऑब्टेंड 20% लेस मार्क्स देन सी, ए को 20% लेस मिलते हैं, 20% लेस यानी कि 1/5 लेस, अगर इसको 5 मिल रहे हैं तो इसको 4 मिल रहे हैं मार्क्स, ये इनका रेशियो ए और सी का। तो मर्ज कर लूँ रेशियो को, ठीक है। तो ए की वैल्यू एक जगह 4 है, एक जगह 10 है, तो 20 बना लेता हूँ। तो इसको 4 और 10 का एलसीएम, तो इस रेशियो को मैंने डबल कर दिया दोस्त, ठीक है। अब देखो 4 का 5 गुना है तो 5 का 5 गुना, ए बी सी तो मर्ज हो चुके हैं। अब डी को देखते हैं। डी ऑब्टेंड 40% मोर मार्क्स देन सी, इसको सी से 40% मोर मार्क्स मिलते हैं, यानी कि इसके 2/5 ज़्यादा मिलते हैं। इसको 5 मिल रहे तो इसको 7, या फिर 100 मिल रहे तो 140। तो ये 5 का 5 गुना है तो 7 का 5 गुना 35। तो सारे रेशियोज मर्ज हो गए हैं। अब हम आपस में यूज़ कर सकते हैं। बाई वट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेंड बाई डी मोर देन दोज ऑब्टेंड बाई ए, तो डी और ए का पूछ रहा है। तो डी को कितने मार्क्स ज़्यादा मिले हैं दोस्त? 15 ज़्यादा मिले हैं, 15 ज़्यादा 20 से, तो 5 तिये 15, 5 चौके 20, 3/4 ज़्यादा मिले हैं, यानी कि 75% ज़्यादा। 3/4 गुणा में 100। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसे लिखते जाओ। 15% ऐसे बना लो, ये हो गया जी 15%, फिर गुणा में ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा है, ऑफ 20%, 1/5 लिख दो वैसे तो, ठीक है ठीक है। उसके बाद 3/10 लिख दो, फिर उसके बाद 1000 लिख दो, सिंपल है। और 80% यानी कि 4/5 या फिर 80/100 लिख दो, और गुणा में 1500, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो भाई 3 0 4 0, 1 2 3 4, 15 से 15 गया, 5 और 2 से 10 गया, ठीक है। तो ये बच गया 3/4, और बटे में 100 भी है, यही है ना, 3/4 और बटे में 100 भी है। तो अब उसने इसका मान पूछा है, लेकिन मान पूछा है परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो फ्रैक्शन ऐसे आती 3/5 तो फ्रैक्शन में होता, लेकिन इसी का परसेंटेज में पूछा तो आप 100 से गुणा करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, उसने परसेंटेज में पूछा है, 3/4 होता तो 75% होता, नहीं, गुणा में 100 नहीं करना पड़ेगा, 1/2, उसने उसी को 50% करके कर दिया, ठीक है। 4, अगर सिंपली 3/4 होता, नीचे वाला 100 था ना, हाँ जी था, सिंपली 3/4 होता तो 75% होता, लेकिन उसके बाद 2 जीरोज और है नीचे, तो आंसर इज ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आप टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर लोगे। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच द सम ऑफ मनी पुट आउट एट 25% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल, 25% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर रुपए दे रखे हैं, वो डबल से ज़्यादा हो जाए, तो एक साल में कितना होएगा? एक साल में 5/4 गुना होएगा, 100 पर 125 है ना, 25% रेट है, ठीक है। 2 साल में स्क्वायर कर दो, तो क्या डबल हो चुका? 16 दूनी 32 नहीं हुआ है। 3 साल में, तो अब इसका क्यूब करोगे, 125/64, क्या डबल हो गया? 64 का डबल होता है 128, अगली बार फॉर श्योर डबल हो जाएगा। आपको लग ही रहा है डबल के जस्ट है, या फिर आप करके देख लो। इसका स्क्वायर करूंगा, 625 बटे में 256, तो देखो इससे ज़्यादा हो ही गया, ठीक है। तो यानी कि 3 साल जब हुए थे तो डबल से थोड़ा सा कम था, लेकिन उसने बोला है कि द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, तो यानी कि 4 साल के अंदर ऐसा हो। आगे बढ़ जाएं। देखो इस टेस्ट में क्या है, क्वेश्चंस इजी हैं, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद क्यों डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो टेक्स्ट में लिखने में इजी नहीं थी, जस्ट मैंने बता दी। तो है मॉक टेस्ट इजी, बट मेरे को बताने पड़ रहे हैं ज़्यादा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर दीज, इफ द रेक्टेंगल इज गिवन 1 फुल रोटेशन अबाउट इट्स लेंथ, तो फुल रोटेशन दी है अबाउट इट्स लेंथ, तो इसका मतलब क्या है दोस्त? ये है, मान लो ये रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ है 10, ये है 8, तो इसको रोटेट किया गया है, रोटेट यानी कि ऐसे घुमाया गया है, अबाउट यानी कि लंबाई को अक्स मानकर, तो आप ऐसे समझोगे इसे, तो ये लंबाई है, इसको अक्स माना है। तो यहाँ पर एक, मान लो ये पेपर की शीट है, यहाँ पर मैंने एक वो होती है ना झाड़ू, झाड़ू की सींक यहाँ पर चिपका दी है, और फिर ये एक झंडा सा बन गया, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट होएगा, तो ऐसे जब ये रोटेट होएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भाई एक सिलेंडर, ऐसे। समझ में आ गई बात?
तो ये एक सिलेंडर बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा ये 8। तो यहाँ पर रटना नहीं है, इसके अलोंग होगा तो ये होगा वो होगा, मन में आप विजुलाइज कर सकते हो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो रेडियस ये हो गया और हाइट ये हो गई। तो इसका वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम देखो, पाई तो एज इट इज लिखा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, 640 पाई। यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो सकती है कि आप इसको रेडियस मान सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, इसके अलावा एक और केस होता है, चलो वही मैं बता दूँ। वो ऐसे भी बोल सकता है कि रोल्ड अलोंग लेंथ। रोल्ड अलोंग लेंथ क्या है कि मान लो ये रेक्टेंगल है, ये 8 है, ये 10 है, लेंथ के अलोंग रोल करके और बनाया गया है। रोल्ड अलोंग लेंथ, और जो ब्रेड है उसको चिपका दिया गया है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है इसको ऐसे कर दिया गया है। यहाँ से ऐसे, तो उस केस में ये जो 10 है ना, ये बन जाएगा आपका सरकमफ्रेंस सर्कल का। 2 पाई आर की वैल्यू 10 आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 8। तो रोटेटेड अलग चीज़ है, और ऐसे रोल कर दिया गया है उसकी अलग चीज़ है। वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ही ईजी है कंसेप्ट। ये बोल रहे हैं इसको 58 से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा। तो आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n हो, ठीक है, जहाँ पर n हो इवन, ठीक है, कैसे लिखूँ मैं इसको, ऐसे लिख देता हूँ, n इवन है और n ओड है। सारे केसेस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, ये सारे केसेस बनते हैं। तो अगर n इवन है तो एक बार 2 रख के देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये जो फ्रैक्शन होएगी ये डिवाइड होएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यानी कि आप ये बोल सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से होएगी। अगर n ओड हो, n की जगह ओड रखो, तो ये सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड होएगी। अगर n की जगह इवन हो तो एक बार 2 रख के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो आएगा कैन नॉट से, कांट से। ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप बोल सकते हो इन दोनों से डिवाइड होएगा फॉर श्योर। ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना आना चाहिए जो भी यहाँ पर बनेगा। ए माइनस बी को तो है ही ये उस फॉर्म में, ये तो आप लिख नहीं सकते ए प्लस बी के फॉर्म में। ये मत बोल देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर होएगा कैन नॉट से, और यहाँ पर अगर एन को ओड रखें तो ए प्लस बी से डिवाइड होएगा। तो सर ये तो इवन है, तो बनाओ ना ओड। इवन है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते ऐसे केस में, ओड बनाओ। कैसे ओड बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 3 की पावर 2 की पावर 25 प्लस में 7 की पावर 2 की पावर 25, तो ये हो जाएगा भैया 9 की पावर 25 प्लस में 49 की पावर 25। तो जब पावर ओड हो और बीच में प्लस हो, फिर हम बोल सकते हैं कि भैया ए प्लस बी से चीज़ डिवाइड होएगी पक्का। तो 49 और 9 58 से डिवाइड होएगी, और डिवाइड होएगी तो रिमाइंडर आएगा 0, और हमेशा डिवाइड होएगी तो ही पूछेगा वो इस केस में रिमाइंडर वाले, अदरवाइज रिमाइंडर वाला जो कंसेप्ट है उससे निकालना। भाई कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिए जो सेल हैं डाउन हो गए थे अपने माइक के, तो मैं लिख चुका हूँ इसके ऊपर, वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, आपने करना क्या है, जिसके ऊपर बार है वो वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है तो उसको आप 2 बार लिख के भी काम चला सकते हो, बट कई क्वेश्चन में कैरी का पंगा होता है, ठीक है, तो हमें एग्जाम में तो पता नहीं होगा किसके अंदर कैरी की प्रॉब्लम है, तो 3 बार भी आप लिख सकते हो, एक बार निकालेंगे सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो, तो जो भी बार के बाद रिपीट हो रहा है उसको मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। हालांकि इसके कारण क्या होगा, नीचे सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो जाएगा, बट मैंने क्या किया, एटलीस्ट सब 3 बार हो जाएं, तो सबसे बड़े वाले को मैंने 3 बार कर दिया। अदरवाइज काम 2 से भी चल सकता है अगर आप जल्दी पैटर्न पकड़ लेते हो। ठीक है, तो फिर 6.4444 ये हो गया। अब देखो, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो 6 और 3 9 माइनस 4 5, 3 और 3 6 माइनस 4 2, 6 और 3 9 माइनस 4 5, 3 और 3 6 माइनस 4 2, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे। हाँ जी सर। अब अगर आप सिर्फ 2 बार रिपीट करते तो आपके पास सिर्फ इतना होता, तो समझने को तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि भैया 5 दोबारा आ चुका है, यानी कि 5 के बाद 2 आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे कर सकता है तो ऐसे कर लो, बट कैरी वाला केस होता है तो उसमें कई बार पैटर्न पकड़ने में नहीं आता है, तो 3 बार रिपीट करोगे तो 1 को में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल ही रहा है कि 5 2 रिपीट हो रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते, ये भी कर चुका था मैं। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि हाइट ऑफ ए सैपलिंग वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एज। तो या तो वो ऐसे बताता है कि चीज़ें डायरेक्टली वेरी कर रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है, लेकिन अगर वो ऐसे बता रहा है कि वेरी कर रही है तो यानी कि डायरेक्टली वेरी कर रही है। तो अगर ए डायरेक्टली वेरी कर रहा है बी के हिसाब से, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट गुणा में बी। बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, ये निकालने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। तो बी नीचे आएगा इज इक्वल टू के, यानी कि जब चीजें डायरेक्टली वेरी करती हैं तो उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, मन ही मन में ऐसे सोचो, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये नीचे आएगा, तो यानी कि इनका रेशियो सेम होएगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ पता क्या होना चाहिए, एच बट्टे में अंडर रूट एज, सिर्फ ये। अब वो क्या करेगा, अपने पास दो कंडीशन होती हैं, किसी एक कंडीशन में इन दोनों में से एक चीज गायब करेगा, तो दोनों कंडीशन में ये रेशियो सेम होएगा। आप उसको इक्वेट कर सकते हो। तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो यहाँ से कि भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एज नीचे आएगा। तो अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला को फिल कर दोगे दोनों कंडीशन में। एज जब 16 है तो भाई की हाइट 6 फुट है, ठीक है, भर दिया दोनों जगह। एज जब 25 है तो हाइट निकालनी है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो हाइट आ जाएगी 7.5, लेकिन वो आएगी फीट में, ठीक है, ये फुट में चल रहा है ना, फीट में। तो इसको 7 फुट 5 इंच मत कर देना, ये सिली मिस्टेक मत कर देना, आधा फुट यानी कि 6 इंच। ठीक है जी, ये देखो ये भी कर दिया था मैंने रिकॉर्ड। इजी क्वेश्चन है, 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स के ये रेडियस है, ठीक है। अगर रेडियस का ये रेशियो है, एरिया का रेशियो होएगा 9, 16, 36, ठीक है जी। तो अब ये देखो, अगर बीच वाले सर्कल का एरिया 9 है तो इससे अगले सर्कल का, इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया है 16, तो 16 में से 9 घटा दिया, इस छोटे से हिस्से का एरिया है 7, ठीक है। अगर बीच वाले सर्कल का एरिया 16 है तो बड़े वाले का है 36, यानी कि इस सर्कल का एरिया 16 है तो पूरे बड़े का है 36, तो 36 में से 16 गए 20, यानी कि इन तीनों एरियाज का रेशियो हो गया 9:7:20। वो कुछ भी पूछ सकता है, बीच वाले सर्कल का एरिया और सबसे बाहर वाले रिंग का एरिया 9:20, कुछ भी पूछ ले वो। उसने पूछा इस रिंग का एरिया और इस रिंग का एरिया 7:20। कई बच्चे ऐसे रटते हैं, ऐसे ऐसे कर लो कि इनका फ़र्क, ये ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा बेसिक आपको पता है, उसके बाद वो जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बता ही दोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ें। ये आप पॉज करके देख ही लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन। ये देखो भाई, उसने ये बताया है कि 2 चीज़ उसने सोल्व की हैं, इतने की सोल्ड, सेल कर दी है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर 2 तरीके से होता है, या तो रुपीज़ में हो या परसेंटेज में हो। उत्तर परसेंटेज में है तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर लूँगा मैं। एक पर उसको नुकसान हुआ है 10 का, 10% का, यानी कि 1/10, यानी कि 10 रुपये की खरीदी, 9 की बेच दी, ठीक है। और ऐसे केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का नुकसान हो गया, ठीक है। ओके जी, फिर उसने क्या बोला है, एंड ऑन दी अदर ही लॉस्ट 20%, 20% का नुकसान, यानी कि 1/5, 5 के ऊपर 1 का नुकसान, 5 में से 4 की बेच दी, ठीक है। तो आपके मन में ये तो है ना कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये जो भी प्रॉफिट और लॉस है। ओके जी, अब सेलिंग प्राइस सेम करना है, हाँ जी। तो देखो, ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे 9 से गुणा कर दो, ऐसा। और मुझे फाइनली निकालना क्या है, प्रॉफिट और लॉस। मुझे पता है मुझे सेलिंग प्राइस सेम करना है, बट मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नीचे वाले को 5 से, क्योंकि मुझे प्रॉफिट लॉस बताने के लिए प्रॉफिट लॉस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 9 से, तो कुल मिलाकर मुझे 13 का लॉस हो गया है दोस्त, कितने पर, 85 पर, ठीक है। तो 100 पर करूँगा तो 13 से बड़ा ही आएगा, बट यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन है क्या लिखूँ, और 15 में भी 2 हैं, तो चुपचाप 100 से मल्टीप्लाई करो और पूरा सोल्व कर लो जब ऐसा केस है, ठीक है। लोग बता देते हैं, जब इतने पास ऑप्शन हो तो भी लोग बता देते हैं कि ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लो। भाई साहब एग्जाम में है ना, आपको शांति पड़ेगी ही नहीं, बिना ये किए कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो 17 एकम 17, 9 बच गया, 17 5 85। तो हाँ, अब इतने में आपको पता लग गया कि 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर सर रुपए में होता, यहाँ पर परसेंटेज में चीज़ें ना होती, तो सिंपली आप ये करते, देखो कि 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, तो यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 9 है तो नुकसान 1 का है, तो इसका 1/9 निकाल लेते। भैया सेलिंग प्राइस 9 है तो नुकसान इतने का है, और अगर सेलिंग प्राइस 4 है तो नुकसान 1 का है,
तो इसको 4 से भाग करके 1 की वैल्यू निकालते और रुपए में बता देते। ठीक है, ये देखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड P इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ABC। P ABC के अंदर एक पॉइंट है, इस तरीके से है कि PBC इज PCB, कि PBC इज PCB, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। कुल मिलाकर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये भी आइसोस्केलस हो गई। ठीक है, तो अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिमेट्री की। क्या होनी चाहिए, देखो जरा ध्यान से। अगर अपने पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है जी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इनके बीच में से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं ऐसे, या फिर एक और तरीके से देखते हैं, अगर यहाँ पर मैं मीडियन खींच दूं, मीडियन जो कि सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये जो मीडियन है ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी और ये इसकी एल्टीट्यूड भी होगी, क्योंकि इसके बीचों बीच जो लाइन खींचोगे वो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, दोनों तरफ से ये सिमेट्रिकल, लेकिन ये लाइन किसके बीच खींचनी है, 2 इक्वल साइड्स के बीच। ठीक है, तो और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ोगे ऐसे और ऐसे करोगे आप, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल भी बनाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर है। तो अगर कोई ये बोल रहा है आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर कोई भी पॉइंट है और फिर मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाई तो वो आइसोस्केलस ही बनी, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर वो पॉइंट ले रखे। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। और इस लाइन के राइट साइड पर जो सिस्टम है वही इसके लेफ्ट साइड पे है, सिमेट्रिकल है दोनों चीजें, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो पी बी इज इक्वल टू पी सी, कि पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये तो यहीं से क्लियर हो गया था कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो आइसोस्केलस है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ये 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, पी इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी का इन सेंटर होने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, बस बीच वाली लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी। ये तो गलत है भाई। ए बी पी यानी कि ए बी पी, तो मैंने क्या बताया, इस लाइन के इस तरफ और उस तरफ के सारे मामले जो कॉरस्पॉन्डिंग है कॉन्ग्रुएंट है। उसने बोला ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, जी हाँ, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ओनली 1 एंड 3 आर ट्रू, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दैट्स ऑल भाई इस मॉक के अंदर, और एज यूजुअल अपना फीडबैक देना मत भूलना वीडियो के नीचे। अगले मॉक के अंदर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। सो स्टार्ट करते हैं अब इसी मॉक टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशंस। अब देखो, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो मैं हमेशा लास्ट में ही बताता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बता दिया करो कि कितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था इसमें मार्क्स या स्कोर कार्ड, वो मैं लास्ट में हमेशा कन्वे करता हूँ। ठीक है, हर मॉक के अंदर, तो इसमें भी लास्ट में ही बताऊंगा। एक बार मॉक टेस्ट हो जाए उसके बाद लेवल अप डाउन का ही पता चलेगा कि किस तरह से था, तभी मैं बता सकता हूं कि एक्सपेक्टेड इसमें कितना स्कोर कर सकते थे आप। ठीक है, चलो, तो पहला ही क्वेश्चन आपको यहां पर सिलोजिज्म से रिलेटेड था, देखते ही अटेम्प्ट करना था आपको। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या है, कहता कोई भी प्लांट जो है वो फ्लावर का पार्ट नहीं है। नो प्लांट इज अ फ्लावर। सभी फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेगनेंसीज का हिस्सा है। ये फ्लावर्स हो गए और ये फ्रेगनेंसीज हो गए। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स हैं। सम इंसेक्ट्स आर प्लांट्स। तो कंक्लूजन देखो क्या कहता है, कहता है सम फ्रेगनेंस आर प्लांट्स, कुछ हिस्सा फ्रेगनेंस का प्लांट है। अब देखो, फ्रेगनेंस और प्लांट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन तो है, बट वो नेगेटिव रिलेशन का है कि कुछ फ्रेगनेंस प्लांट नहीं है, वो ट्रू माना जाता। पॉजिटिव कनेक्शन तो था ही नहीं, तो इसलिए पहला निष्कर्ष टोटली फॉल्स हुआ। दूसरा कहता है सभी इंसेक्ट्स फ्रेगनेंस है। क्या आपको इंसेक्ट और फ्रेगनेंस में वही बात आती है, डायरेक्ट कनेक्शन गिवन है? बिल्कुल भी नहीं। इंसेक्ट और फ्रेगनेंस के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन श्योरिटी के अंदर। तीसरा कहता है सारे प्लांट्स कैन नेवर बी फ्लावर्स। सारे के सारे प्लांट्स कभी भी फ्लावर नहीं हो सकते। सारे प्लांट्स कभी भी फ्लावर नहीं हो सकते जी, बिल्कुल ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लांट का हिस्सा तो फ्लावर है ही नहीं। अगर बाय चांस आपको यहां पर दिक्कत आई, तब कईयों को कंफ्यूजन होती है ना, ऑप्शन का रेफरेंस ले लो, पहला और दूसरा तो दोनों ही गलत है। बाय चांस अगर तीसरा भी गलत हो जाए तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। होना चाहिए था ना ऑप्शन। अब नन फॉलोज वाला तो है ही नहीं, तो आपको ओनली थर्ड वाला ही यहां पर ट्रू करवाना है। ठीक है, ये ऑप्शन के साथ अगर गेम खेलना चाहते हो तो।
अगला देखिए, P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ T। ये ऑप्शन के थ्रू करना था, सेकंड राउंड के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते थे इसे। अब सारी की सारी कंडीशन देखिए आपको किस में गिवन है, स्ट्रेट डायरेक्शंस में, मदर फादर सन और डॉटर का साइन। अब देखिए यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। अब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, पहली बात तो P के बारे में। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि P लास्ट प्लेस पे तो नहीं बैठा हुआ। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर P एज अ लास्ट पोजीशन पे बैठा मिलता, हमें उस पर्सन का जेंडर ही ना पता चलता, हम उसे एलिमिनेट कर देते। रीजन, स्ट्रेट का केस है, बट यहां पर ऐसा सीन था नहीं। दूसरी कंडीशन, हमें P कौन चाहिए, एक मेल पर्सन, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ देखो बहनोई भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, ठीक है। हमें P चाहिए T का ब्रदर इन लॉ। यहां पर बहनोई और साला है, बट देवर भी हो सकता है। अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं ब्रदर इन लॉ के। मतलब P एक मेल पर्सन है, पुरुष व्यक्ति है, तो कौन सा साइन उसे मेल बना सकता था, एक एक्सक्लामेटरी का साइन और एक स्टार का साइन, यही P को मेल पर्सन बना सकते हैं। तो ये मेल वाला साइन हमें कहां दिखना चाहिए, P के इमीडिएट राइट में, तत्काल दाईं ओर। स्टार है देखो, एक्सक्लामेटरी है, मेल बन सकता है, बट इधर क्या है, P के तत्काल दाईं ओर परसेंटेज। परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉटर। तो यहां पर P डॉटर मतलब एक फीमेल पर्सन है, हमें तो मेल चाहिए, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। यहां पर भी स्टार आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप क्या है, हमें चाहिए PT का ब्रदर इन लॉ। मल्टीपल वेज है, सिस्टर का हस्बैंड क्रिएट करना है, मतलब जीजा जिसे आप बोलते हो, या स्पाउस का ब्रदर क्रिएट करना है, हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर क्रिएट करना है, कैसे भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, मतलब साला भी हो सकता है। तो मल्टीपल वेज हुए, तो बेहतर है आप ऑप्शन के अंदर ना जेंडर साइन की रिक्वायरमेंट को टारगेट कर लो। ध्यान से समझना अभी, जैसे कि अगर मैं ए ऑप्शन की बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल T का अगर ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ मतलब सेम जनरेशन में होगा, तो यहां पर आपको यह देखना है कि P और T के बीच में जनरेशन गैप वाले साइन कितने हैं। अब जनरेशन गैप वाला साइन यहां पर देखो कौन कौन सा था, सारे ही जनरेशन गैप वाले साइन है, बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप कहेंगे जी एक्सक्लामेटरी 2 बार बन रहा है, अगर एक्सक्लामेटरी का साइन 2 बार आया, 2 बार फादर बना, बट अगर 2 बार फादर बना तो ये जनरेशन को कम भी तो कर रहे हैं, स्टार और परसेंटेज मतलब डॉटर और सन का साइन। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर कहता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है कि A एक्सक्लामेटरी B परसेंटेज C, सपोज मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, तो आप कहेंगे जी A और C में कितनी जनरेशन का गैप है, कोई जनरेशन का गैप नहीं है, वो सेम जनरेशन में है। क्यों, क्योंकि जो एक्सक्लामेटरी का साइन है वो फादर एक जनरेशन बढ़ा रहा है, साथ में मैंने आपको परसेंटेज डॉटर का साइन दे दिया, उसने जो बड़ी हुई जनरेशन है ना उसको कम कर दिया, तो वो सेम लेवल पे आके बैठ जाएंगे ना। तो मतलब आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा साइन गिवन है जो जनरेशन गैप को बढ़ाता है, तो उसके साथ अगर कोई ऐसा साइन है जनरेशन गैप को जो कम कर रहा है, तो वो सेम जनरेशन में आके मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लेवल पे ये स्टेटमेंट आपको दे दी, एक्सक्लामेटरी क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पर, फादर, तो A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। अब परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉटर, तो B इज द डॉटर ऑफ C, B C की बेटी है, मतलब A और C सेम जनरेशन में हो गए ना, देखो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन के अंदर P और T के अंदर सेम जनरेशन बन रही है, इनमें कोई भी जनरेशन गैप नहीं आ रहा, ठीक है। यही चीज हम चेक करेंगे C ऑप्शन के अंदर। देखो P से लेके T तक ट्रेवल करना है, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी और क्वेश्चन मार्क, मतलब फादर फादर और मदर, मतलब यहां पर 3 साइन ऐसे हैं जो जनरेशन गैप बढ़ा रहे हैं, और कम करने वाले कितने साइन हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। तो मतलब यहां पर P और T के बीच में 2 जनरेशन तो बन सकती हैं भाई, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर देखिए P से लेके T तक ट्रेवल करना है, सन और डॉटर, ये सन का साइन है और ये डॉटर का साइन है, तो यहां पर भी P और T के बीच में कितनी जनरेशन का गैप हो गया, 2 जनरेशन का गैप हो गया, तो आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है ना भाई इसमें मुझे डाउट आ रहा है कहीं ये क्वेश्चन का आंसर ना हो, आप एक काम कर सकते हो, जब आप अगर प्रैक्टिस कर रखी है सफिशिएंट अमाउंट में, एक एग्जाम के अंदर ना पॉजिटिव वाइब आती है कि नहीं यार प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा लग रही है मुझे सही होने की, तो आप इसको सॉल्व करके देख लो। जैसे कि अगर मैं पहली इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करूं, स्टार का मतलब क्या है, सन, तो P जो है वो बेटा बना, किसका बना, Q का। उसके बाद
एक्सक्लामेटरी क्या कहता है? फादर। तो क्यू बना फादर किसका? आर का। तो क्यू इज द फादर ऑफ आर। फर्दर आर इज द फादर ऑफ एस। आर एस का पिता है और एस जो है वो बेटी है किसकी? टी की। अगर एस टी की बेटी है तो टी एस की मदर हुई। तो क्लियरली पता चल रहा है, देखो पी और टी सेम जनरेशन में आ गए और पी जो है वो टी का क्या बना? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो यहां पर हिंदी में मैं करेक्ट करवा दूंगा कि यहां पर बहनोई, साला या देवर भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ डिफाइन करने के मल्टीपल वेज होते हैं। हस्बैंड का ब्रदर, ठीक है, देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। क्लियर है अब? तो इन बातों का ध्यान रखना है। जनरेशन गैप का साइन अगर आप यूज कर रहे हो तो केयरफुली यहां पर देखना है कि और कौन सा जनरेशन गैप का साइन है जो जनरेशन गैप को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी आपको रिलेशन दिया जाए, जैसे हमें यहां पर ब्रदर इन लॉ के रिलेशन की नीड थी तो वो सेम जनरेशन में चाहिए, लाइक दैट। चलिए अगला देखिएगा। ये तो भाई ये भी ऑप्शन के थ्रू करना है। अब देखो जहां कहीं भी ऐसे छोटे नंबर्स आ जाए ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने की नीड पड़ सकती है। वर्बली भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा इजी क्यों है? क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको साइंस को चेंज करना है। प्लस और डिवाइड अगर रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, तो 10/20 गुना में 10 आ गया। ओके, 10/20 1/2 गुना में 10 कितना आ गया? 5। तो 5 माइनस 20 प्लस 10 माइनस 20। सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, क्योंकि 5 और 10 कितने हो जाएंगे? 15, क्योंकि डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा। 15 माइनस 20 माइनस 5 आएगा। हमें तो रिजल्ट 10 चाहिए। माइनस और डिवाइड अगर रिप्लेस होते हैं, फिर से देखिए, माइनस और डिवाइड, 10/20 1/2 हुआ, गुना में कितना है? 10, तो कितना आ गया? 10। ये 10 हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10 ही हुआ। तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। मैं रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि देखो वर्बली कई बार चीजें नहीं समझ में आती, बट जिसने कैच कर लिया सही है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? देखो 10 प्लस का साइन तो एज इट इज रहेगा। अब देखो होगा क्या? 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि माइनस डिवाइड के साथ रिप्लेस होने वाला है। माइनस का कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 10 प्लस 10 माइनस 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल करो, रिजल्ट कितना रह गया आपके पास? 10 ही तो रहा, यही तो चाहिए था। ओके, वर्बली भी किया जा सकता था वैसे ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट और अच्छा डेटा सफिशिएंसी का केस है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है। रिक्वायरमेंट क्या कहता है? हमें फ्रूट का कोड डिटरमिन करना है। पहले सिर्फ पहली इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं ओरली, विद बिना पेन पेपर के। ईट हेल्दी फ्रूट, हेल्दी एप्पल्स रेड। अब यहां पर हेल्दी कॉमन है, फ्रूट और ईट का तो कोड डिटरमिन ही नहीं होगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो मतलब पहली से फ्रूट का कोड नहीं आएगा। यहां पर देखिए अकेली दूसरी से, रेड फ्रूट टेस्टी, ईट टेस्टी फूड। तो यहां पर भी सिर्फ आपको किसका कोड मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ टेस्टी का। फ्रूट का कोड तो डिटरमिन ही नहीं होगा, तो इसे भी एलिमिनेट करो। ना पहली से आया ना दूसरी से आया। देखो ध्यान से, दूसरी वाले अकेली से नहीं आ रहा, आइदर और आएगा नहीं, क्योंकि दोनों से ही नहीं आ रहा। पहली अकेली से नहीं आ रहा, आंसर आ गया ये ऑप्शन। हमें इन्हें मर्ज करने की भी नीड नहीं है। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको सिटिंग और पजल की फॉर्म में गिवन होगा, और वो लेंथी भी होते हैं। आपने दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर लिया, अगर दोनों से नहीं आया, अगर आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे दिखते हैं ना, तो तीनों को एलिमिनेट करके चौथे वाले को मार्क कर लेना, क्योंकि मर्ज तो करना पड़ेगा, दोनों इंफॉर्मेशंस को एक साथ तो मिलाना पड़ेगा आंसर डिटरमिन करने के लिए कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो टुगेदर आर सफिशिएंट होगा या तो टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट होगा। अगर ज्यादा फीलिंग लेनी है, टाइम वेस्ट करना है, तो कर लो। फ्रूट यहां पर कॉमन है, फ्रूट यहां पर कॉमन है, तो पहली और दूसरे में यहां पर देखो कौन सा कॉमन है? पी ए कॉमन आ रहा है, दैट्स इट। करने की नीड नहीं है वैसे। नेक्स्ट, चलो भाई, स्टेटमेंट 2 गिवन है, मतलब कोज एंड इफेक्ट का केस है। कहता है लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने डिसाइड किया है टू शट डाउन ऑल द प्राइमरी स्कूल्स इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 3 days। अगले 3 दिनों में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय ले लिया। किसने? स्थानीय नगर पालिका ने। ठीक है, क्यों लिया होगा क्या पता, ये भी एज अ कोज यूज हो सकता है, बट एक बार स्टेटमेंट 2 को गो थ्रू करते हैं। हैवी रेनफॉल एंड फ्लड लाइक सिचुएशंस हैव बीन प्रेडिक्टेड बाय द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
मौसम विभाग ने भारी वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति की भविष्यवाणी की है। अब उन्होंने अगर भविष्यवाणी की है तभी तो नगर पालिका ने ये डिसाइड किया कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। डायरेक्टली कनेक्ट मिल रहा है ये तो, क्योंकि देखो दोनों इंफॉर्मेशंस को अलग अलग गो थ्रू करने के बाद कनेक्ट तो करना पड़ेगा जस्ट टू फिगर आउट कि कौन कोज है और कौन इफेक्ट है। तो कोज क्या निकला कि भारी बारिश होने वाली है, इफेक्ट क्या पड़ा, इसलिए नगर पालिका ने क्या किया है, अगले 3 दिन के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है कि कुछ मिस हैपनिंग वगैरह ना हो जाए। अगला कहता है अगर सभी लेटर्स एनवायरमेंट शब्द के अंदर इस तरह से रीअरेंज कर दिए जाएं एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता वाइल यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट एग्जैक्टली वंस। रिपीट कर देता हूं, एक शब्द दे दिया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सभी को आपको शफल करके वर्ड्स बनाने थे, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। बट आपको यह देखना है कि दिए गए ऑप्शन में से एनवायरमेंट शब्द में दिए गए अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब एंटर बना सकते हो आप, क्योंकि सारे के सारे लेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो भी लेटर एक बार एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एक ही बार यूज करना है, 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 ही बार यूज कर सकते हो, अपने लेवल पे आप मल्टीपल टाइम उसे यूज नहीं कर सकते हो। मिटियोर बना सकते हो, जी बिल्कुल बना सकते हो, एम भी है, ई भी है, टी ई ओ आर, ई 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है। रिवर बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर रिवर जो है आर लेटर सिर्फ एक बार एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरमेंट में, हालांकि रिवर में 2 बार लेटर यूज हो रहा है आर। नेक्स्ट चलिए सीरीज का पार्ट, अब इसे भी आपको क्या है बॉक्स टू बॉक्स ट्रेवल करना पड़ेगा। अब देखो पहले साउथ में बॉक्स जो है वो वेकेंट है, सेक्शंस में अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, साउथ के बाद वेस्ट वाला वेकेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर नॉर्थ हो गया, फिर ईस्ट हो गया, अब साउथ वाला बॉक्स वेकेंट होगा, ये वाला बॉक्स वेकेंट होगा। अगर ये बॉक्स वेकेंट होगा तो ए और बी ऑप्शन को करो एलिमिनेट। ट्रायंगल को जज कर लो, बस ट्रायंगल उल्टा आएगा या सीधा आएगा। अब ट्रायंगल कहीं उल्टा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो उल्टे वाला भी एलिमिनेट, डी ऑप्शन आपका आंसर, आगे देखने की नीड ही नहीं थी। नेक्स्ट आपको गिवन है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, थ्रेशिंग, सोइंग, प्लफिंग, ग्राइंडिंग, हार्वेस्टिंग और विनोइंग। ये बेसिकली अनाज से रिलेटेड आपको टर्म्स दी गई हैं, मतलब जब अनाज की प्रॉपर पैदावार होती है, मार्केट तक जाता है, मतलब उसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब देखो ऑप्शन आपको मेजरली 3 से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो खेत की जुताई होती है, मतलब खेत को प्रिपेयर किया जाता है, पहले बीज थोड़ा बो देंगे हम, तो दूसरे वाला तो होगा ही नहीं, सोचने वाली बात है ना। तो सबसे पहले खेत को जोता जाएगा, उसकी प्रॉपर प्रेपरेशन की जाएगी फसल के लिए, ठीक है। तो प्लफिंग के बाद क्या होएगा, सोइंग होएगी, बीजों की बुआई होगी, ओके। 3 के बाद कौन आएगा, 2, तो आपका ये भी एलिमिनेट, और 5 तो है ही है। हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल पक जाएगी तो उसकी कटाई की जाती है। अब कटाई के बाद का जो प्रोसेस है उसमें आपको अलग से 3 टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। तो कौन सी होती हैं, तो सबसे आखिरी में क्या होती है, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब पिसाई। तो बीज का प्रोसेस क्या रह गया, एक होता है थ्रेशिंग, एक होता है विनोइंग। थ्रेशिंग क्या होता है, सपोज फसलों की कटाई हो गई, ठीक है, हार्वेस्टिंग कर ली गई। अब ये तो नहीं है कि जो अगर आपको गेहूं चाहिए सपोज, तो गेहूं ही आपको कलेक्ट करना है, एक एक बीज तो निकालने से रहे, वो जड़ से पूरा ही निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको क्या है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली अनाज को, मतलब बहुत सारा भूसा वगैरह उसके साथ आ जाता है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हिंदी में बोला जाता है गहाई। अब थ्रेशिंग करने के बाद अब अकेला ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी उसकी छटाई करते हो, गुहाई करते हो, तो अकेला अनाज ही आएगा, जो भूसे में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम और क्लीन करते हैं, किससे, ओसाई करके। ओसाई मतलब विनोइंग करके। कैसे, सपोज एक बड़े से हाइट से उसको नीचे फेंका जाता है, और साइड में क्या है, कुछ कूलर वगैरह लगा दिया जाता है या फैन वगैरह लगा लिया जाता है, ताकि वो हवा से जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो सारे के सारे उड़ जाएं। आजकल उनकी मशीन्स भी आने लग गई हैं, ओके। तो थ्रेशिंग जो है हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है। थ्रेशिंग जब भूसा अलग कर लिया जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को विनोइंग प्रोसेस के हिसाब से अलग किया जाता है, ताकि अनाज जो है प्रॉपर साफ मिल जाए आपको। उसके बाद उसकी पिसाई कर ली जाती है। तो मतलब कि
थ्रेशिंग, विनोइंग, 1, 6, 4 वाला आपका ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन जो है आपका आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, मे बी आप में से काफी ने क्वेश्चन गलत किया हो जिनको इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है। अगला स्टेटमेंट एजम्पशन। नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार ने अगले महीने से तंबाकू उत्पादों पर 2 गुना कर को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। मतलब जो जितने भी ये तंबाकू वगैरह प्रोडक्ट सेल होते हैं ना, जितना भी उस पर टैक्स लगता था, सरकार ने डिसाइड किया उस टैक्स को हम डबल कर देंगे। तो इससे क्या पूर्व धारणा लगाई जा सकती है? कर में वृद्धि से लोग तंबाकू उत्पादों की खरीदी कम करेंगे। तो मेन मोटिव तो यही है ना। स्टेटमेंट में देखो क्या बोला जा रहा है, सरकार किसके बारे में सोच रही है? नागरिकों की स्वास्थ्य के लिए, जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ले रही है डिसीजन। भाई अब जिसने खाने आप उसको रोक तो नहीं सकते। हाँ, इसका ये चीज हो सकता है, अगर नहीं रोक सकते तो भाई बैन करो ना, बेच भी क्यों रहे हो? पैसा कहां से आएगा सरकार को? चलो आउट ऑफ द बॉक्स हम क्यों जाए, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलना है। अब बिक रहे हैं, अब लोगों को कैसे रोका जाए? एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ा दो मतलब लोगों को लगे भाई मैं इतनी महंगी चीज खा रहा हूँ डेली बेसिस पे, मुझे डबल डबल टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्या पता किसी का माइंड, हृदय परिवर्तन हो जाए, नहीं भाई मेरा पैसा बहुत खर्च होगा इसलिए मैं इस चीज को कंज्यूम ना करूं। तो पहली अजम्पशन जो है बिल्कुल वैलिड है, जेन्युइन लेवल पे बोली जा रही है। सरकार को बढ़े हुए कर से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। गवर्नमेंट विल अर्न मोर रेवेन्यू फ्रॉम द इंक्रीज्ड टैक्स। देखो सरकार का मेन पर्पस क्या है? यहां पर इंप्रूवमेंट की जा रही है। उस किसके इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं? लोगों की हेल्थ के बारे में, ताकि वो टबैको जैसी चीज को कंज्यूम ना करे, कम से कम उसका सेवन करे। मेन पर्पस तो यही है ना। जब मेन पर्पस ही यही है तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो टैक्स रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा सरकार को? ठीक है, तो ये चीज जो है बिल्कुल इनवैलिड है, इसलिए यहां पर सिर्फ पहली पूर्व धारणा जो है वो निहित है। ओके, अगला 3 का रिलेशन गिवन है आपको 130 के साथ, 8 का रिलेशन गिवन है 1010 के साथ, तो 5 का बताना है। अब देखो 1010 से क्लियरिटी मिलती है, ये 10 का क्यूब प्लस 10 है। अगर ये किसी के घन में 10 जोड़ा गया है तो ये भी किसी के घन में 10 जोड़ा गया है। किसके? 5 के घन में 10 जोड़ा गया। ये 5 कहां से है, 10 कहां से है? 3 में 2 बढ़ा दो, 5 का घन प्लस 5, सॉरी नोट 10, 5 का क्यूब प्लस 5। यहां पर 8 में 2 जोड़ दो, 10 का क्यूब प्लस 10, तो 5 में 7 जोड़ दो, सॉरी 2 जोड़ दो, 7 का क्यूब प्लस 7। मतलब जिस नंबर का घन लिया और वही नंबर आपको यहां पर ऐड ऑन करना था। अगला देखते ही अटेम्प्ट करना था। अब इसमें वही चीज है, मैंने पिछले मॉक में ही बताया था, आपको चेन बनाने की नीड नहीं है, वर्बली ऐसे भी कर सकते हो। हमें चाहिए x ग्रेटर देन s। देखो x यहां का पार्ट है, s यहां का पार्ट है, दोनों में कॉमन कौन है? q। अगर ध्यान से देखो x ग्रेटर देन q बन रहा है, क्लियर है? अगर मैं q और r को इक्वल मान के चलूं तो मैं q को r के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, तो x ग्रेटर देन r भी वैलिड है। r फर्दर बड़ा है किससे? s से, तो x अल्टीमेटली s से ही तो बड़ा हो गया, क्योंकि अगर q r के इक्वल है तो मैं q को r के साथ रिप्लेस करके या r को q के साथ रिप्लेस कर दे, अगर यहां पर s लगा दूं तो ध्यान से देखिए x जो है वो s से बड़ा ही तो निकल के आ रहा है। तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, अगर पहले वाला सही है, बोथ 1 and 3 आर ट्रू, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता मेरे लिए। ओनली सेकंड इज ट्रू, पहले वाला भी तो सही है, वो कहां जाएगा? दोनों दूसरा और तीसरा सही है, भाई पहले वाला कहां जाएगा? कोई भी सही नहीं है, फिर पहले वाला कहां जाएगा? पहला तो सही मनाना पड़ेगा ना मुझे। तो सी ऑप्शन आपका आंसर। मत देखो ये दो, बाकी दो क्या कर रहे हैं यहां पर बैठे। अगर आपको चेन क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है तो फर्दर देख लीजिए, v ग्रेटर देन इक्वल टू p, v से लेके p तक ट्रेवल करना है। हाँ जी, कॉमन कौन है? r। यहां पर देखिए v ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो यहां पर साइन का फेस जो है वो p की तरफ ओपन है, बट r से v में साइन का फेस जो है वो किसकी तरफ ओपन है? p की तरफ। हमें तो v की तरफ ओपन चाहिए, तो इसलिए कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, साइन का फेस v की तरफ ओपन चाहिए था। p ग्रेटर देन u के केस में p ग्रेटर देन r है, ठीक है, r ग्रेटर देन u है। ये तो भाई फिर ऑप्शन, अच्छा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ट्रू है ना। हाँ, तीसरे वाला भी सही है। देखो u ग्रेटर देन p के केस में
या P ग्रेटर देन U के केस में क्या हो रहा है, P ग्रेटर देन R है, ठीक है। डबल साइन को अभी साइड में रखो, ग्रेटर देन का साइन है ना, R ग्रेटर देन क्या है, U। तो P से लेके R तक जब हम ट्रेवल करेंगे और R से U तक ट्रेवल करेंगे तो अल्टीमेटली साइन का फेस P की तरफ ओपन हो रहा है। जब तक यहां पर सिंगल साइन घूम रहा है, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन ही वैलिड मानी जाएगी। तो इसलिए आपका निष्कर्ष तीसरा भी सही था। अब इसको चेन में कैसे कन्वर्ट करना है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R ग्रेटर देन S। फर्दर देखिए क्या है, R ग्रेटर देन इक्वल टू V ग्रेटर देन U। देखो P से लेके U तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस P की तरफ ओपन हो रहा है, सही है चीज। सिंगल साइन घूम रहा है, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की सिचुएशन ही ट्रू मानी जाएगी। अगर उसको भी फर्दर मर्ज करना है तो कौन सा पैरामीटर है, Q कॉमन है, तो Q इक्वल टू Y, ओके, Y लेस देन X। ये मर्ज करने की सिचुएशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं। अगला, ये सबसे लास्ट में जब पूरे के पूरे क्वांट और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन हो जाए, पहला राउंड हो जाए, दूसरा राउंड, लास्ट के अगर 4-5 मिनट आपके पास पेंडिंग बचते भी हैं, तब जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये भी नहीं पता कि लॉजिक जो है आपका फिट बैठेगा या नहीं। GMQM क्या कनेक्शन बन रहा है, ये देखो। अगर G के अपोजिट की बात करें, ये देखो T लास्ट में गिवन है, M का विपरीत कौन हो गया, N हो गया, ऑपोजिट लेटर है तो उधर चेक करो, इधर भी बन रहा है। C का अपोजिट लास्ट में D होना चाहिए था, तो ये वाला लॉजिक तो फिट नहीं बैठ रहा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, GMRN, क्योंकि इन्होंने हिंट दिया है कि ऑपोजिट लेटर हो सकते हैं। ये देखो G का विपरीत कौन हो गया, T, तो C का अपोजिट C का अपोजिट होना चाहिए X, इधर W था ना, X होना चाहिए, लास्ट में गिवन है। उसके बाद M का अपोजिट हो गया N, तो O का अपोजिट हो गया L, वो भी गिवन है रिवर्स सीक्वेंस में। R का अपोजिट यहां पर क्या है, I, तो इधर भी R का अपोजिट I आपको दिया गया है। N का अपोजिट M, तो D का अपोजिट पहला लेटर W भी गिवन है। बी ऑप्शन जो है इसको पूरा जस्टिफाई कर रहा है। क्या सिचुएशन बन रही है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर है, विपरीत अक्षर, वो भी कैसे, रिवर्स सीक्वेंस में, ठीक है। पेयर ऑफ लेटर, पेयरिंग करनी है, अल्फाबेट टेस्ट का एक और क्वेश्चन आ गया। शब्द कौन सा है यहां पर, मेडिकल। एक और क्वेश्चन कैसे, वर्ड फॉर्मेशन वाला भी तो अल्फाबेट टेस्ट का ही है। चलो, सबसे पहला टास्क यहां पर क्या होता है, हर लेटर की एक्चुअल प्लेस वैल्यू को आपको मेंशन करना होता है। करो जी काउंट। 13 को काउंट करने की नीड है, बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ा नंबर यही है, अवॉइड करो। आगे देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा। 4 और 5, पहला पेयर बन गया डी और ई का, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 3, 4, सॉरी 9, 10, 11, 12 नहीं बनना, 9, 10, 11, 12 आई और एल का भी पेयर बन गया एक। 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ये बन गया, देखो ए और डी का। अगर ए और डी का बना है तो ए और ई का भी बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन देख लें एक बार, 4 पेयर तो बन गए, 4 पेयर बन रहे हैं, देखना है मोर देन 4 भी तो है ऑप्शन। आगे देखिए 12, 13, 14 आगे काउंट करने की नीड नहीं है, तो टोटल आंसर इज हियर 4 पेयर्स बन रहे हैं इस मेडिकल शब्द के अंदर, जिनमें एग्जैक्टली उतने ही लेटर्स का गैप अक्षरों के बीच में जितना उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होता है। टीम का कोड गिवन है, स्मार्ट का कोड गिवन है, कैपिटल का डिटरमिन करना है। अब देखो स्मार्ट का कोड गिवन है 124, ठीक है। अब सारी के सारे लेटर की प्लेस वैल्यू को आप ऐड ऑन करो, यूज करो, नहीं पहुंच पाओगे 100 से ऊपर, चेक कर सकते हो। अगर मैं 4 लेटर की प्लेस वैल्यू मान लूं, ये 3 लेटर हो गए 60, नहीं बन पाएगा, 70-80 के बीच में रह जाएगा। चाहे लेफ्ट से कंसीडर कर लो, चाहे राइट से कंसीडर कर लो। ये ना एक हिंट दे रहा है, ये 5 के क्यूब में 1 कम है। ये क्या हिंट है, ये 4 के क्यूब में 2 कम है, ठीक है। और सारे के सारे लेटर ऑप्शंस भी देख लो, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7, तो ये 7 के क्यूब के नियर बाय है, मतलब किसी नंबर का क्यूब हो रहा है, किसका, नंबर ऑफ लेटर्स का। अगर टीम में 4 लेटर हैं तो 4 के क्यूब में 2 कम कर दिए गए, तभी 62 आया। अगर स्मार्ट में नंबर ऑफ लेटर्स हैं 5, तो 5 के क्यूब में कितने कम किए, 1 कम किया। बस आपको इस बारे में सोचना है कि इधर 2 क्यों कम हुए, इधर 1 क्यों कम हुआ। इसको मत कंसीडर करो,
क्योंकि यहां पर दो नंबर कम हो रहे हैं, वो वोवल्स काउंट करके हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं डिटरमिन कर पाओगे क्योंकि दो ही वोवल हैं, दो ही कॉन्सोनेंट है। इसको जज करो। स्मार्ट में वोवल्स कितने हैं? एक, तो एक कम हो गया। टीम में वोवल्स कितने हैं? दो, तो दो नंबर कम हो गए। तो 7 का क्यूब में कितने नंबर कम होंगे? चेक करो। 1 2 3, 3 वोवल है। ठीक है, तो 340 आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पजल का क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था। ये लेंदी हो सकता है। 7 कार्स हैं, स्केड्यूल की गई हैं सर्विस के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। संडे से शुरू हुई है सर्विस होना, सैटरडे तक। जो फिक्स्ड कंडीशन है उसको सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं। कार्स का सीक्वेंस फिक्स्ड नहीं है ना, डेज का सीक्वेंस हमारे पास फिक्स्ड होता है। ओके, केसेस ना बन जाए इसलिए हम ऐसे ही प्रॉपर टेबल पहले बना के चलेंगे। 8-10 सेकेंड लगेंगे बस। आगे देखिए, कहता है कार गामा इज सर्विस्ड ऑन ट्यूसडे। गामा कार जो है वो ट्यूसडे को सर्विस होती है। ठीक है जी। ओनली वन कार इज सर्विस्ड बिटवीन एप्साइलन एंड गामा। एप्साइलन और गामा के बीच में एक कार जो है वो यूज होती है। अगर गामा यहां पर है, एक के गैप में एप्साइलन इधर भी आ सकता है, एक के गैप में एप्साइलन इधर भी आ सकता है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। दो केसेस बन रहे हैं। अगला देखिए, डेल्टा इज सर्विस्ड ऑन अ डे इमीडिएटली बिफोर एप्साइलन। डेल्टा कार एप्साइलन से जस्ट पहले सर्विस होती है, तो एप्साइलन कार मैं यहां ले ही नहीं सकता क्योंकि इससे जस्ट पहले किसने आना है? डेल्टा कार ने। तो एप्साइलन कार कब कहां होगी सर्विस? थर्सडे को। उससे जस्ट पहले कौन सी कार आ जाएगी? डेल्टा। ठीक है, उसके बाद ओनली वन कार इज सर्विस्ड बिटवीन बीटा एंड एप्साइलन। बीटा और एप्साइलन के बीच में एक कार होनी चाहिए। एप्साइलन अगर यहां पर है, एक का गैप, बीटा यहीं पर आएगा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अल्फा इज सर्विस्ड ऑन द डेज बिफोर गामा बट ऑन द डेज आफ्टर जीटा। अल्फा कार गामा से पहले और जीटा के बाद सर्विस होती है। गामा से पहले भी चाहिए, जीटा के बाद में भी चाहिए अल्फा कार, तो अल्फा कार को हमें मंडे को देना पड़ेगा सर्विस के लिए क्योंकि वो गामा से पहले बट जीटा के बाद में भी चाहिए। तो हमें किसके बारे में पता करना है? अल्फा कार कब सर्विस के लिए गई थी? मंडे को। ठीक है, चलो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन रिएक्शन डिसीजन मेकिंग का बाय द वे। ठीक है जी। कहता है एक कंपनी इज फेसिंग अ हाई एट्रिशन रेट। हाई एट्रिशन रेट क्या होता है? जिसमें जिस कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयज जो है जॉब क्विट करके जा रहे हैं, मतलब वो कंपनी घाटे में चल रही है। द रिमेनिंग स्टाफ डिमांड्स एन इमीडिएट 10% सैलरी हाइक। और जो स्टाफ जा रहा है ना, जैसे अब जो पेंडिंग स्टाफ है वो ना इमीडिएट हाइक की डिमांड करता है कि हमारी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दो। हाउएवर द कंपनी करंटली हैज जीरो लिक्विडिटी, मतलब कैश नहीं है कंपनी के पास, टू फंड रेजेस बट इज प्रोजेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल इन 2 years। हालांकि कंपनी के पास जो है कैश जो है वो जीरो के बराबर है। अब वो 10% हाइक भी कैसे कमिट कर दे? सारे के सारे स्टाफ को कैश ही नहीं है जब, और वो इस सिचुएशन भी नहीं है कि वो फंड रेज कर ले। ठीक है, बट उनका एक प्रोजेक्शन है कि अगले 2 साल के अंदर कंपनी जो है पूरी टोटली प्रॉफिटेबल रहेगी। ओके, मार्केट का अगले को आइडिया है। तो क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? एज द एचआर डायरेक्टर व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर एचआर डायरेक्टर के पद ओहदे पे हैं आप, तो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपकी कार्यवाही क्या होनी चाहिए? सिचुएशन ओके है। अब पहला कहता है डिनाई द हाइक इमीडिएटली साइटिंग फाइनेंशियल इमिडिएटली। कहता जो हाइक लेने की डिमांड आ रही है ना स्टाफ की तरफ से, उसको आप डिनाई कर दो कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट सीधा मना भी नहीं कर सकते, मोराल डाउन होगा। अब वो कहेंगे छोड़ो यार, इनके पास तो पैसे ही नहीं है, पता नहीं कल को हमें सैलरी मिलती है नहीं, दूसरी जॉब ढूंढ लेते हैं। अगर मना कर दिया डायरेक्टली तो वो तो भागते दौड़ते फिरते रहेंगे, क्योंकि अगर स्टाफ छोड़ के चला गया, काम का बोझ तो जो रिमेनिंग स्टाफ रह गया उनके ऊपर आ गया ना सारे का सारा। वो तो बर्डन मानेंगे ही अपने काम को, बर्डन मानेंगे भाई हम काम ज्यादा कर रहे हैं, बाकियों का स्टाफ का भी कर रहे हैं, तो हमें सैलरी इंक्रीमेंट तो मिलना चाहिए ना। बट आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, नहीं तो वो भी काम छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा कहता है ऑफर स्टॉक ऑप्शंस ईसॉप्स वेस्टिंग आफ्टर 3 years। ईसॉप क्या होता है? इंप्लॉयज स्टॉक
अपॉर्चुनिटी प्लान, ठीक है। ओ फॉर देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी होता है, ये क्या होता है, ऑफरिंग प्लान होता है, अपॉर्चुनिटी प्लान, दोनों में से कुछ है ओ का मीनिंग। मतलब कि आप वो कहते हैं कि इनको आप 10% की कमिटमेंट की बजाय ना, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्टेड है कि हाँ 2 साल के बाद कंपनी जो है वो काफी ज्यादा ग्रो करने लग जाएगी, तो आप ना शेयर्स दे दो अपनी कंपनी के, ठीक है। कब के? 3 साल बाद के। मतलब हमें लगता है कि 2 साल का प्रोजेक्शन पीरियड है कि हाँ कंपनी पक्का ग्रो करेगी, आप 3 साल का प्रोजेक्शन पीरियड दे दो। मतलब 3 साल के लिए आप अपने पास स्टॉक रख लो, अगर हमें लगेगा, आपकी मर्जी होगी, अगर आपको हमें देने होंगे वापस तो दे दीजिएगा, नहीं तो आपके पास ये शेयर्स रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द जेन्युइन कोर्स ऑफ एक्शन। रीजन बीइंग, अब कंपनी के पास पैसा भी नहीं है देने के लिए, मना कर नहीं सकती है, नहीं तो स्टाफ छोड़ के चले जाए, तो कुछ ना कुछ तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए ना स्टाफ को, कि हमें कैसे भरोसा होगा कि हाँ आपका जो है कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। तो उन्होंने कह दिया कि आप एक काम करो, हमारी कंपनी के शेयर्स आपको हम दे देते हैं, ठीक है, 3 साल के लिए। तो ये दिस इज द जेन्युइन कोर्स ऑफ एक्शन। अगर फिर भी डाउट आता है, अगले देख लो, ले ऑफ 10% ऑफ द स्टाफ टू फंड द हाइक फॉर द रेस्ट। कहते 10% स्टाफ और बाहर निकाल दो रिमेनिंग स्टाफ को हाइक देने के लिए। भाई स्टाफ तो पहले ही निकल चुका है, स्टार्टिंग में क्या गिवन था, ठीक है। तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं कि बर्डन बहुत ज्यादा है, उससे तो और ज्यादा बर्डन हो जाएगा। कहीं ये ना हो कि 10% स्टाफ निकल गया, पहले 10 बंदे थे, सपोज 100 बंदे थे, अब 90 रह गए, तो वो 10 की बजाय 20% हाइक मांगने लग जाए, फिर और 10% माइनस करोगे, वैलिड नहीं है। चौथा क्या कहता है, प्रॉमिस है डबल हाइक फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रॉमिस नहीं कर सकते भाई कि आप इस बार रहने दो अगले साल, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है, 2 साल के बाद प्रॉफिटेबल मानी जाएगी कंपनी, तो वो पहले लॉस रिकवर करेगी ना सारे का सारा। ये थोड़ा कि आपको अगले साल ही 20% का कमिटमेंट कर दे, ये भी वैलिड नहीं है। फॉल्स प्रॉमिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं दी गई आकृति के अंदर। चाहे तो आप अगर डाउट में रहते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा लेवल बढ़ के आया है मॉक का। चलो देखो इसमें क्या किया जा सकता है, फिगर को पहले स्प्लिट करते हैं। ये वाले पोर्शन में कितने हो गए, 3 ट्रायंगल, इसमें कितने हो गए, 3 ट्रायंगल, ये तो पता होना चाहिए, एंटिटी यूज हो रही है। अब इसके बाद चेक करते हैं, एक ये बन गई, 2 ये तीसरा, ठीक है। इसके बाद ये चौथी ट्रायंगल, ये 5वीं ट्रायंगल और ये 6ठी ट्रायंगल। तो यहां पर कितने आ गए, सेंटर वाले पोर्शन में 6 और 6 कितने हो गए अभी तक के लिए, 12। अब करते हैं इन दोनों को मर्ज, ठीक है। अगर जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पे एक ट्रायंगल आपको ये विजिबल हो रही होगी, फिर सिमिलरली एक ट्रायंगल आपको ये विजिबल हो रही होगी। 12 और 2 कितने हो गए, 14। 15वीं ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि आप मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हो। अगर 15 ऑप्शन में होता फिर आपके लिए थोड़ा डाउटफुल होता है कि हम 15वां देख लें या 16वां देख लें, बट 14 के बाद डायरेक्टली ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, 18। जब 15वां ही नहीं मिल रहा तो 18 कहां से ढूंढ लोगे आप, 4 एक्स्ट्रा दिखने भी चाहिए, नहीं विजिबल ना, तो ऑप्शन का रेफरेंस लो, कॉन्फिडेंट होकर आंसर मार्क कर दो, ठीक है। अगला, कोल्ड का कोड गिवन है, विंड का कोड गिवन है, टीम का निकालना है। कोई भी वर्ड उठा लीजिए, जैसे कोल्ड का ही कोड उठा लेते हैं हम, FPUK। चलो पहले एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज, 3, 15, 12, 4, 6, 16, 21, 11। 4, 6 के नियर बाय लग रहा है देखो, ठीक है। अगर मैं 4 से 6 कनेक्शन बनाता हूं, 2 नंबर बढ़े, 12 से 16 4 नंबर बढ़े, ये 6 नंबर बढ़े, ये 8 नंबर बढ़े। ये देखो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का इंक्रीमेंट लग रहा है, 2, 4, 6, 8, बट रिवर्स सीक्वेंस में। तो 13 और 2 कितना हो गया, 15। लेटर ओ से आपका आंसर शुरू होगा, पहले 2 नंबर बढ़े फिर 4 नंबर बढ़ेंगे, 1 और 4 कितना हो गया, 5। ओ और ई ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर 6 नंबर बढ़ेंगे, 5 और 6 11, फिर के आएगा, दोनों में अवेलेबल है। फिर 8 नंबर बढ़ेंगे, 20 और 8 28, 28 का मतलब लेटर बी, सी ऑप्शन आपका आंसर। रोहन का रैंक है 14th फ्रॉम द टॉप एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम। रोहन का रैंक टॉप से काउंट करने पे कितना है, 14th, और बॉटम से कितना है, 32nd, ठीक है जी।
तो यहां से आप टोटल पहले ही डिटरमिन करके रख लो। टोटल कितने हो गए यहाँ पर 45। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, चलो क्या पता नीड पड़े या ना पड़े टोटल की, बट डिटरमिन करके रख लो। ये तो उंगलियों पे हो जाता है विद इन सेकेंड्स, क्या 1 सेकंड का टास्क है। विकास का रैंक है 18th फ्रॉम द बॉटम। उसी रो में विकास का रैंक कितना है? 18th फ्रॉम द बॉटम। ये भी बॉटम से था। ओके, अब क्या बताना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रोहन एंड विकास। रोहन और विकास के बीच में स्टूडेंट्स की काउंटिंग बतानी है। सिंपल है, इसका बॉटम से रैंक गिवन है, इसका बॉटम से रैंक गिवन है, दोनों के रैंक का डिफरेंस ले लो। 32 में 18 कम कर दो, कितना हो गया? 14। 14 में 1 कम कर दो, 13 विद्यार्थी हैं दोनों के बीच में। अगला ओड वन आउट का केस है। 7 का संबंध 169 के साथ है। 169 13 का वर्ग है। 6 का 144 वो 12 का वर्ग है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर यूज हो रहे हैं। यहां पर 13 का स्क्वायर यूज हुआ, इधर 10 का स्क्वायर, इधर 16 का स्क्वायर और इधर 12 का स्क्वायर यूज हुआ। तो ये नंबर डिटरमिन करने कैसे आ रहे हैं? 7 के डबल में 1 कम है, बट ये 5 का डबल है, ये 8 का डबल है, ये 6 का डबल है। ये गलत है, फिर ये डिफरेंट है बाकियों से। तो यहां पर 7 का डबल 14 का वर्ग 196 होना चाहिए था, ना कि 169 13 का स्क्वायर होना चाहिए था। नेक्स्ट एक और कोडिंग डिकोडिंग का। एक्स्ट्रा का कोड गिवन है, प्रिंट का कोड गिवन है। अब देखो, जहां कहीं भी ये कोड नंबर कोडिंग में आपको कोड अवेलेबल हो ना और हाइफन आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इजी हो सकता है आपके लिए। 5 नंबर्स हैं, 5 ही लेटर्स हैं। हर लेटर का कंसर्न कोड मेंशन करो। पहले तो वर्बली करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो लिख के देखेंगे। ई 5 है तो नंबर 5 भी गिवन है। एक्स 24 है, देखो 24 भी गिवन है। टी 20 है, आर 18 भी गिवन है, ए 1 भी गिवन है। अब यहां पर जो कोड है ना, सारे का सारा शफल है लेटर्स की पोजीशन के हिसाब से। बट कोड को अगर हम ध्यान से देखें, चाहे प्रिंट का कोड है, ये सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, बढ़ते क्रम में। मतलब कि यहां पर 2 रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि सबसे पहले दिए गए शब्द के अंदर सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है आपको, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से। फिर उनको उनकी पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे कि डाइजेस्ट में अगर देखें, अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आ जाएगा? यहां पर डी। डी का मतलब 4, फिर आ जाएगा ई, ई का मतलब 5, उसके बाद कौन आ जाएगा? जी 7, फिर आ जाएगा 9। 4 5 7 9 तो पक्का चाहिए सीक्वेंस में। ये देखो बी ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद एस और टी, मतलब के 19 और 20। ओड वन आउट वर्ड्स के केस में, अगर देखो इंग्लिश लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मीनिंग नहीं क्लियर है तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लो। वहां से प्रोबेबिलिटी होती है 60 to 70% कि हिंदी में आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए और आप इजीली मार्क कर सकते हो। अगर वहां भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वर्ड आपको यहां पर गिवन है वैसे वर्ड यहां पर गिवन होते हैं, तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। तो क्या गिवन है? विशाल और बड़ा दोनों सिनोनिम्स हो गए। टेढ़ा और मुड़ा हुआ, ये भी दोनों एक दूसरे के समानार्थक हो गए। मौन और शांति भी सेम ही है, तो विलाप और स्तुति अलग अलग होगा। विलाप मतलब चिल्लाना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। स्तुति मतलब स्मरण करना, चुपचाप शांति से बैठे रहो। इसके अलावा बाकी के सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। और यही एक इकलौता क्या है? एंटोनिम बन के बैठा हुआ है। नेक्स्ट और ओड वन आउट। ओड वन आउट के काफी केसेस दे दिए इसमें। चलो भाई, 49 का डबल डायरेक्टली पता चल रहा है, 53 का ये डबल है, 25 का डबल है, 67 का भी डबल है। मतलब पहले और दूसरे नंबर में कुछ फर्क आएगा। 17 तिये 51 -2, ठीक है। 23 तिया 69 -2, 19 तिया 57 -4 आ गया। ये देखो यहां पर इंटू 3 -4 है, बाकियों में पहले से दूसरे नंबर में इंटू 3 -2 लग रहा है। जैसे कि ये देखो 9 तिया 27 -2, बट इधर -4 है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन डिफरेंट। अगला सिटिंग भी दे दिया, पजल भी दे दिया, मतलब काफी लेंदी मॉक है ये। 8 पीपल हैं, नाम दे दिए गए, सिटिंग अराउंड अ टेबल, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। देखो सभी का फेस जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ है। आप इसे इनसाइड द टेबल भी करके चल सकते हो, आपके आंसर में चेंजेस नहीं आती हैं, ठीक है। मैं आउटसाइड द टेबल करवा देता हूं, आप एक बार इनसाइड द टेबल मान के चलना। ओके चलो, क्या बोला है? डी एंड टी सिट अपोजिट टू ईच अदर। डी और टी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। चलो अगला, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ए टी के दाईं और तीसरे प्लेस पे है। टी का दायां तीसरा आउटसाइड द सेंटर है, तो ए यहां पर आ जाएगा।
राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है, कहीं आप मिक्स कर दो। अगर प्रॉब्लम आती है तो एरोहेड से मार्क कर देना सारे बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा आपकी टुवर्ड्स दी सेंटर वालों को लेके होगी। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वो डी के बाईं ओर दूसरे प्लेस पे बैठा है, बी यहां पर आ गया। सी जो है वो ना तो टी का पड़ोसी है ना ही बी का पड़ोसी है, ना तो सी यहां पर आएगा ना तो सी यहां पर आएगा, तो सी या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। ठीक है। U सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V। U V के तत्काल दाईं ओर है। अगर U V के तत्काल दाईं ओर आएगा भी सही, मतलब दोनों एक साथ बैठे होने चाहिए। तो अगर मैं C को यहां बिठा देता हूं इस पोजीशन पे, तो 2 सीट्स तो V और U के लिए बचेंगी ही नहीं। ठीक है, इधर एक सीट बची है, इधर एक सीट बची है, तो मतलब हमें C को यहां लेना होगा। अगर U V का तत्काल दाईं ओर है तो V को यहां बिठाओ, उसके तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आ गया? U, और पेंडिंग सीट पे जो रह गया उसको बिठा दो। ठीक है, ये कैसे पता चला W है? यहां पर क्वेश्चन ही यही पूछ लिया गया, ये फालतू की इंफॉर्मेशन गिवन है कि W U का सेकंड राइट है, सेकंड राइट ही है, देख लो। कहता अगर W और V एक दूसरे के साथ पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब W यहां पर आ गया, V यहां पर आ गया, तो हमें बताना है A का सेकंड लेफ्ट कौन है। हाँ जी, A का बायां दूसरा कौन है? V है, बैठा हुआ है। बी ऑप्शन आंसर। H से सीरीज शुरू हो रही है और सेकंड लास्ट लेटर U आ रहा है। ठीक है, H से शुरू हो रही है, KW, कुछ कॉमन लग रहा है क्या? ये देखो E कॉमन लग रहा है। अगर मैं यहां पर E तक ग्रुपिंग क्रिएट करता हूं, यहां पर भी E आ रहा है, कॉमन दिख रहा था ना, इसलिए पहले कॉमन की कोशिश करनी है ताकि आपको स्प्लिट करने का आइडिया लग जाता है कि कितने लेटर्स का आपको ग्रुप मेंटेन करना है। यहां से भी देखो H से शुरू हो रही थी, पहला लेटर H है, इधर H है तो इधर H आ गया, आखिरी लेटर E तो इधर भी E आ गया, तो आखिरी में H और E होना चाहिए। C ऑप्शन एलिमिनेट, B ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखो पहले दो फिलअप, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, इधर K बैठा हुआ है, या तो K ऐसे होना चाहिए था, जो कि है नहीं। बट आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल है, O और M और P और M। अगर मैं इधर P और M रख के देखता हूं तो 16 13 11 -3 -2। ठीक है, एक तो ये पैटर्न बन रहा है। अगर मैं O और M को रखता हूं, O और M को, तो 15 -2 13, 13 -2 11, ये बन सकता है। तो O और M होना चाहिए रादर के P और M। वैसे P और M भी चल जाएगा, बट ऐसी सिचुएशन जो है वो लेटर सीरीज में काम आती है, कॉन्टिन्यूस पैटर्न में नहीं। तो प्रायोरिटी हम इनको बाद में देंगे। हालांकि ये सही है वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है एग्जाम के अंदर जाके। ठीक है, कि बेशक आपने ये वाला ऑप्शन मार्क कर दिया तो पहले 3 नंबर कम हुए, फिर 2 नंबर कम हुए, फिर 1 नंबर कम, ऐसे हो सकता है। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस पैटर्न का मतलब क्या है? सीरीज कभी भी खत्म नहीं होगी। ओके, 1 नंबर कम हुआ, फिर 0 का डिक्रीमेंट आएगा, फिर आगे जाके क्या होगा? वहां तो सीरीज खत्म हो गई। समझ में आ गई बात? तो वो कॉन्टिन्यूटी में चलती रहनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। अगर आप P और M मार्क कर देते हैं, आपका रीजन ये भी सही हो सकता है कि 3 नंबर कम हुए, फिर 2 नंबर कम हुए, फिर 1 नंबर कम हुआ, हर दूसरे अक्षर के बीच में। ठीक है, अगला, ईच ऑफ द लेटर इन द सप्लाई वर्ड इज चेंज दैट। हर एक कॉन्सोनेंट। अच्छा, अल्फाबेट टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन लेंदी है भाई, मॉक। ठीक है, इसमें काफियों के तोते उड़े होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सप्लाई शब्द के अंदर अगर हर एक व्यंजन को उसके दूसरे पहले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब कॉन्सोनेंट्स में आपको क्या करना है? कॉन्सोनेंट की पोजीशन वैल्यू में 2 का डिक्रीमेंट करना है, और हर एक वोवल को रिप्लेस कर दिया जाए उसके दूसरे अगले अक्षर के साथ, और वोवल में क्या करना था? 2 का इंक्रीमेंट करना है, मतलब उनकी पोजीशन वैल्यू में 2 नंबर बढ़ा देने हैं। तो जो नया वर्ड बनेगा, नए वर्ड में कितने वोवल्स होंगे? स्वरों की संख्या काउंट करनी है। देखो हमारे पास वोवल कौन से होते हैं, इसको भी आप वर्बली कर सकते हो। चाहे आप किसी भी वोवल को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करो, चाहे पिछले अक्षर के साथ, चाहे उसे दूसरे अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करो, चाहे तीसरे पिछले अक्षर के साथ, चाहे उसे आप तीसरे अगले अक्षर के साथ या तीसरे पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस करो, हर वोवल कॉन्सोनेंट में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको वोवल को कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। ओके, कहां कहां बोला मैंने? +1 -1, +2 -2 और +3 -3।
क्योंकि 4 का अगर इंक्रीमेंट करें 1 में तो एक वोवल बनेगा। तो ये रेंज होती है 1, 2 और 3 की। जब आप किसी भी वोवल को कन्वर्ट करते हैं 1 के इंक्रीमेंट में या डिक्रीमेंट में, 2 के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में, 3 के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में, तो वो एक कॉन्सोनेंट ही प्रोवाइड करते हैं। वोवल वोवल में कन्वर्ट नहीं होगा प्लस 1, 2, 3 से, ठीक है। तो आपको यहां पर वोवल कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। हालांकि वोवल इधर एक ही है, बाय चांस कोई ऐसा वर्ड आ जाता है लेंदी, जैसे एनवायरमेंट वर्ड ही आ गया, एजुकेशन वर्ड आ गया, तो उसमें तो 4, 4, 5, 5 वोवल्स हैं, फिर सारे कन्वर्ट करने बैठोगे, नहीं नीड करने की। तो वोवल को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं यहां पर कन्वर्ट करने में। कॉन्सोनेंट पक्का कन्वर्ट होगा, कॉन्सोनेंट वोवल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अगर मैं यहां पर लेटर दे दूं सी, ठीक है, लेटर दे दूं जी, लेटर दे दूं के, क्यू, डब्ल्यू, ये 5 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं, अगर आप इन कॉन्सोनेंट में 1, 2 का डिक्रीमेंट करते हैं तो वो एक वोवल क्रिएट कर देंगे, और कॉन्सोनेंट में 2 का डिक्रीमेंट करना है तो इनमें से चेक करो, सी, जी, के, क्यू, डब्ल्यू। सी नहीं है, जी नहीं है, के भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, तो आंसर यहां पर क्या रहेगा? नन। यहां पर कोई भी एक सिंगल कॉन्सोनेंट ऐसा नहीं है जिसमें मैं अगर 2 का डिक्रीमेंट करता हूं, मतलब उसके दूसरे पिछले अक्षर के साथ उसे रिप्लेस कर दूं, तो वो मुझे एक वोवल प्रोवाइड करवा दे। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े। पॉइंट ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। बिंदु ए बिंदु बी के 10 मीटर उत्तर में है, ठीक है जी, ये बिंदु ए हो गया। सी जो है वो ईस्ट में है बी के 7 मीटर, बी के पूर्व में 7 मीटर है बिंदु सी, ओके। डी जो है सी के साउथ में है 7 मीटर, सी का दक्षिण साउथ 7 मीटर, यहां पर कौन सा है? बिंदु डी, ये भी 7 मीटर हो गया। ई जो है सी के पश्चिम में है 24 मीटर, सी का पश्चिम 24 मीटर, 7 ये हो गए, 17 और खींच दो, यहां पर आ गया बिंदु ई, ये 17 हो गया, 17 और 7 24 हो गए। देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई? डी और ई की न्यूनतम दूरी क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन कर लिया, जिसमें कि आपके पास यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? 7, बेस कितना हो गया? 17 और 7 24, 24 और 7 पे आपको पाइथागोरस लगानी थी, ठीक है। 24 का वर्ग और 7 का वर्ग, 24 का वर्ग कितना हो गया? 576, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, 576 और 49 कितना हो गया? 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25, ठीक है। वैसे आप इसको ज्यादा कैलकुलेट ना करके भी आंसर डिटरमिन कर सकते हो। 17 और 7, 24 और 7 पे पाइथागोरस लगेगी, 24 के वर्ग में कुछ जुड़ने वाली है वैल्यू, तो आंसर तो 24 से ऊपर ही आएगा अल्टीमेटली, तो वो एक ही ऑप्शन में दिया गया था बस। अगला चलो, एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन। एक क्राइटेरिया है न्यू कॉर्पोरेट फ्लीट कार खरीदने का, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कहता प्राइस जो है एक्स शोरूम प्राइस मस्ट बी बिटवीन 10 से 15 लाख के बीच में होना चाहिए प्राइस। सेफ्टी रेटिंग में, एनसीएपी रेटिंग में वो क्या होना चाहिए? 5 स्टार। एनसीएपी रेटिंग क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं न्यू कार असेसमेंट प्लान, जिसके तहत क्या होता है कि सेफ्टी जज होती है किसी भी गाड़ी की, कि कितनी रेटिंग है, 4.5 5 स्टार है, तो उन्होंने कंडीशन दे दी। ग्लोबल रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 5 स्टार होनी चाहिए सेफ्टी के मामले में। फ्यूल टाइप क्या होना चाहिए? हाइब्रिड भी चलेगी, इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी चलेगा। हाइब्रिड मतलब जब क्या पेट्रोल पे कर दिया, जब मन किया सीएनजी पे गाड़ी चला ली, ठीक है। एक्सेप्शंस नहीं देखेंगे, बात वही है, एक्सेप्शन पे तभी स्विच करेंगे जब वो गिवन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। फिर देखेंगे कहीं उस पॉइंट के ऊपर एक्सेप्शन तो नहीं लगी। पहले तो इधर आओ, गाड़ी का नाम दे दिया, केस क्या है? इको ड्राइव जेड। एक्स शोरूम प्राइस जो है उसका कितना है? 16.5 लाख। हमें कितना चाहिए? 10 से 15, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं रही, तो देखेंगे पहले के ऊपर एक्सेप्शन तो नहीं लगी हुई। बिल्कुल लगी हुई है, ये देखो सारी फुलफिल करता है क्राइटेरिया वो गाड़ी, एक्सेप्ट प्राइस, बट ऑफर्स अ वारंटी ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, मतलब ज्यादा महंगी लगी बट उसका जो वारंटी है वो मोर देन 5 ईयर हमें ऑफर करते हैं, तो केस जो है वो फाइनेंस हेड को रेफर कर दिया जाएगा। देखते हैं, इन्होंने बोला 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग भी है एनसीएपी में, अवेलेबल है हाइब्रिड वेरिएंट में, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। मैन्युफैक्चरर ने ऑफर किया है 7 साल का एक्सटेंडेड वारंटी बैटरी और इंजन में। इन्होंने कितना कहा था कि अगर उसका अमाउंट ज्यादा है
बट कंपनी जो वो है ऑफर कर देती है हमें वारंटी 5 साल से ज्यादा की, 5 या 5 साल से ज्यादा की। ठीक है, तो केस कहां रेफर कर देंगे? फाइनेंस हेड। तो यहां पर फाइनेंस हेड के पास ही रेफर करना पड़ेगा केस। ठीक है, ये आपका डिसीजन हुआ फाइनल। वो 7 साल की दे रहे हैं और आप कहेंगे वारंटी उन्होंने तो बोला ही नहीं है कि इंजन और किस पे होनी चाहिए, बैटरी पे। और किस चीज में मिलती है आपको वारंटी? टायर फटने पे देंगे। ठीक है, टायर फटने वाले मिलती है, बट ये नहीं है कि उसकी वारंटी तो ये देखो 2 या 3 साल की होती है या 5 साल की होती है। और किसकी दे देंगे वारंटी? और किस चीज की होती है? बॉडी की। बॉडी में अगर आप हथौड़ा मार के तोड़ दो तो आप तो पहुंच जाओगे डायरेक्टली। शीशे टूटने की वारंटी देंगे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंजन की और बैटरी की वो वारंटी दे रहे हैं। अगला, डे ऑफ द वीक 26 जनवरी 2010। 26 जनवरी 2010। तो 733614625735 ये कोड आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 26, 26 का मतलब 5 विषम दिन, प्लस जनवरी के लिए कोड क्या होता है? 7, 7 का मतलब 0। 2010 का क्या मतलब होता है? 2000 प्लस 10। 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। 10 में 10 और डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप वर्षों की वजह से आ जाएंगे, 2004 2008। चलो काउंट कर लो, 5 और 2 7, बचा कितना? 10। 10 का मतलब कितना बचा? 3। तो अगर यहां पर एक रिमाइंडर होता तो हम संडे मार्क करते, 2 होता तो मंडे, अब 3 आया तो उस दिन मंगलवार, ट्यूसडे था। सीरीज 374 से 722, डिफरेंस लें मल्टीपल बनाए? डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये मल्टीपल नहीं बन रहा ना फिर। अगर मैं आगे भी मल्टीपल बनाता हूं वो भी नहीं बनेगा फिर। ठीक है, डिफरेंस लेना पड़ेगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 24 और 22, आखिरी के 2 डिजिट को कवर अप कर लो। अगर ये 724 होता तो 400 का डिफरेंस आ जाता, बट अभी कितना है? 398 का। यहां से यहां आओ, पहले आपको क्या करना है? 700 से 1200 तक 500 नंबर बढ़ा दिए, बट अब 22 एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे। 500 में 22 कम कर लो, 500 में 22 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 78। कितना? 478। ठीक है, अब यहां से एक हिंट मिल रहा है आपको, ये 398 है, ये 478 है, मतलब कितने कम हो गए? 120। हिट एंड ट्रायल लगाओ, यहां से भी 120 कम कर दो। 478 में 120 कम करो, सॉरी बढ़ा नहीं, रुकिए, 80 नंबर बढ़ गए ना। ये 398 है, ये 478, 100 नंबर 3 और 4 में बढ़ गए, 98 से 78, 20 कम हो गए, तो मैं 120 ले गया था। ये 300 वाली डिफरेंस है, ये 400 वाला, आगे 500 वाला डिफरेंस बनाओ। 98 है, 78 है, ये 58 कर दो। मैं ऐसे लेके चल रहा था, तभी 120 मैंने बोल दिया गलती से। चलो, अगर मैं 1200 में 558 जोड़ दूं तो 1758 देखो ऑप्शन में गिवन है। आगे देख लेते हैं, अगर हिट एंड ट्रायल पे डाउट आता है तो 1758 है, 1758 से 2396 तक जाना है। ठीक है, ये 500 है तो आगे कितना हो जाएगा? 600 कुछ का डिफरेंस। ये 58 है तो 38 हो जाएगा। तो चेक करो कि 1758 में अगर मैं 638 जोड़ देता हूं तो 2396 बनता है। 8 8 16, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 7 6 13, बिल्कुल बन रहा है। देखिए, मतलब हिट एंड ट्रायल वैलिड है। तो भाई ये लेंदी था, एक्सेप्ट करता हूं मैं, मॉडरेट से हाई लेवल की तरफ था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन यहां पर ना आता हो, सारे आते होंगे, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। सिटिंग भी दे दिया मैंने, पजल भी दे दिया, ठीक है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया रीडिंग करने में, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे काउंटिंग ऑफ फिगर भी दे दिया हमने इस क्वेश्चन, इस मॉक के अंदर। तो यहां पर आपके 26 से 27 में मान के चल रहा हूं। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ सही होने चाहिए, 100% एक्यूरेसी, अगर मैं टाइम की यहां पर वैल्यू नहीं रखता हूं तो। ठीक है, मतलब अगर 27 के हैं तो 27 के 27 सही, मतलब मैंने टाइम को इस तरह से कंसीडर किया है कि आपके पास टाइम कम था और आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वही टाइम जो आपने डिवोट किया है रीजनिंग के अंदर, सपोज आप 25 मिनट देते हो तो अकॉर्डिंगली 30 मिनट आप क्वांट को भी तो दोगे। अगर आपके 25 मिनट में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, नो प्रॉब्लम, सही है। ठीक है, या 20 मिनट, जो भी आप टाइम प्रेडिक्ट करके चलते हो, मुझे रीजनिंग को इतना टाइम देना है, क्वांट को इतना टाइम देना है। ओके, तो 26 से 27 एक्यूरेसी वाले, ये नहीं कि आपने 30 कर दिए तो 26 सही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे भाई। उससे बेहतर है अगर आपने 30 में से 26 ही सही किए तो वो 4 ना ही करते, क्योंकि 4 गलत हो गए, इनका भी जो सही था ना उसमें भी एक एक नंबर ले गया। 26 दिया 78,
फिर मतलब आपका 74 स्कोर बना रीजनिंग के अंदर, वो गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो रेस्ट अभी इतना ही, जल्दी ही अगले मॉक टेस्ट के अंदर मिलते हैं फिर। टेक केयर।